Absolutely. Is everything fine? Yes, sir. So we are going to start now. So our topic for today's discussion will be principle of tooth preparation. ठीक है, इसमें बेसिकली हम अमेलगम इम्पोर्टेंट एग्जाम में कैसे कैसे हमें इनको क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनको कैसे क्रैक करना है, इस पे हमारा फोकस रहेगा। अमेलगम, कॉम्पोजिट एंड इनलेस, इन पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली कोई भी हम जो ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री है, ये हमारी रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री है, इसके 4 मेन फंक्शन है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पर्पस ऑफ रेस्टोरेशन इन ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री, या फिर ऑल ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द स्कोप ऑफ द ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री एक्सेप्ट। तो क्या क्या है? पहला तो टूथ स्ट्रक्चर का रिस्टोरेशन, टूथ स्ट्रक्चर का फॉर्म को रिस्टोर करना। ठीक है, तो अगर सिंपल फॉर्म में कहें तो फॉर्म मेंटेन करना है, उसका स्ट्रक्चर जैसा ओरिजिनल शेप था उसको रिस्टोर करना है। दूसरा, उसका फंक्शन, जो उसका ओक्लूजन फंक्शन है उसको रिस्टोर करना है। और तीसरा, एस्थेटिक्स, उसका जो विजुअल अपीयरेंस है जो नेचुरल टूथ का, इन तीनों चीजों को, ये तो है इसकी प्राइमरी फॉर्म, फंक्शन, ये तो 3 मेन पर्पस है रेस्टोरेशन करने के। इसके अलावा हेल्दी पेरिडोन्शियम, पेरिडोंटल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आपका जो गम्स और रेस्टोरेशन है, इन दोनों का रिलेशनशिप ऐसा रखना है कि आपके गम्स, ऐसा नहीं हो कि आप बायोलॉजिकल विड्थ को वायलेट कर दो। ठीक है, बायोलॉजिकल विड्थ जितनी मिनिमम चाहिए उतना होना चाहिए रेस्टोरेशन और गम्स के बीच में। तो ये फॉर्म, फंक्शन, एस्थेटिक्स तो आपको मेंटेन करना है, साथ साथ में आपको बायोलॉजिकल विड्थ को भी मेंटेन रखना है। दैट इज हार्मनी ऑफ द होल पेरिडोंटल स्ट्रक्चर। तो ये 4 मेन फंक्शन है ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री के, ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इस डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम बता रहा है अलग अलग टाइप की वॉल। ठीक है, ये एक क्लास 2 का डायग्राम है। तो क्लास 2 के डायग्राम के हिसाब से ये पल्पल वॉल होगी। ठीक है, और ये वाली जो है ये एक्सियल वॉल होगी। ये वाली होगी एक्सियल वॉल। ठीक है, और ये होगी जिंजाइवल वॉल, और ये होगी फेशियल वॉल, ये लिंगुअल वॉल। ठीक है, तो अब वॉल्स तो चलो आपको पता है, 2 टाइप की वॉल होती है, इंटरनल वॉल और एक्सटर्नल वॉल। इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वॉल कौन सी होती है, इंटरनल वॉल कैसी होती है? जैसे ये कैविटी है, सपोज ये कैविटी है, जो भी वॉल एक्सटर्नल टूथ सरफेस से जाके जुड़ रही है, ठीक है, चाहे ये जिंजाइवल हो, चाहे ये फेशियल हो, चाहे ये लिंगुअल हो, कैविटी के अंदर वाली वो वॉल जो एक्सटर्नल टूथ सरफेस के कांटेक्ट में आ रही है, जैसे यहाँ पे ये इस टूथ सरफेस के कांटेक्ट में आ रही है, यहाँ पे ये इस टूथ सरफेस के कांटेक्ट में आ रही है, यहाँ पे ये इस टूथ सरफेस के कांटेक्ट में आ रही है, तो इनको बोलते हैं एक्सटर्नल वॉल। जो भी एक्सटर्नल टूथ सरफेस से कांटेक्ट है, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल वॉल। जो वॉल किसी भी टूथ सरफेस, एक्सटर्नल टूथ सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आती, नो कांटेक्ट विद एक्सटर्नल टूथ सरफेस, उसको बोलते हैं इंटरनल वॉल। तो पल्पल वॉल एक ऐसी होती है, और एक्सियल वॉल, पल्पल एंड एक्सियल वॉल बोथ आर इंटरनल वॉल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग और इंटरनल वॉल एक्सेप्ट। तो इंटरनल वॉल कौन सी है? पल्पल एंड एक्सियल वॉल, ये दोनों इंटरनल होती है, इनका एक्सटर्नल सरफेस से कोई कांटेक्ट नहीं है। ऐसे अगर हम फ्लोर की बात करें तो फ्लोर वो है, फ्लोर कौन से होते हैं? जैसे ये टूथ सरफेस है, तो फ्लोर वो होगा जो लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन जो टूथ है उसके परपेंडिकुलर जो सीट होगी, उसको बोलते हैं फ्लोर।
ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल जो सरफेस है टूथ का उसके परपेंडिकुलर जो भी चीज होगी उसको बोलेंगे फ्लोर। तो फ्लोर दो ही होते हैं, एक तो पल्पल फ्लोर और दूसरा जिंजाइवल फ्लोर। ये जिंजाइवल फ्लोर हो गया, ये पल्पल फ्लोर हो गया। क्लास 2 में ऐसे होता है ना। सपोज ये क्लास 2 है तो ये हो गया ये हो गया जिंजाइवल, ये पल्पल फ्लोर, और ये हो गया जिंजाइवल सीट या जिंजाइवल फ्लोर। तो फ्लोर भी दो हो गए, पल्पल एंड जिंजाइवल। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। फिर आ जाता है लाइन एंगल एंड पॉइंट एंगल। ये भी बहुत बेसिक सी चीज है। लाइन एंगल मतलब जहाँ पे तीन सरफेस नहीं, दो सरफेस मीट कर रहे हैं उसको बोलते हैं लाइन एंगल। ठीक है, जैसे मान लो ये दो वॉल है, ये आपस में मीट कर रही है, तो जहां ये मीट करेंगी उसको क्या बोलोगे, उस पूरी लाइन को बोलोगे लाइन एंगल। और जहां पे तीन वॉल मीट कर रही है आपस में, ये तीन वॉल आपस में मीट कर रही है, उस एक पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट एंगल। किसी भी टाइप ऑफ कैविटी के लिए लाइन एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पॉइंट एंगल। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है, बताओ क्लास 2 में लाइन एंगल कितने होंगे। क्लास 2 में लाइन एंगल होते हैं 11, पॉइंट एंगल होते हैं 6। क्लास 1 में लाइन एंगल होते हैं 8, पॉइंट एंगल होते हैं 4। ठीक है, एमओडी में लाइन एंगल होते हैं 14, पॉइंट एंगल होते हैं 8। क्लास 3 में लाइन एंगल होते हैं 6 और पॉइंट एंगल होते हैं 3। तो इतना आपको याद करना है, उसके बाद आप उल्टा शुरू हो जाओ। क्लास 4 इज सेम एज क्लास 2, that is line angle 11, point angle 6. Class 5 is same as class 1, that is line angle is 8, point angle is 4 only. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, इस पे बहुत एमसीक्यूज आते हैं, ये आपको बाय टिप्स पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है, दो डेफिनेशन बताऊंगा। एक है केवो सरफेस मार्जिन, केवो सरफेस एंगल, और एक पढ़ोगे रेस्टोरेशन टू सरफेस एंगल। ठीक है, तो केवो सरफेस एंगल क्या होता है, कैविटी की जो वॉल है, ये कैविटी की इंटरनल वॉल है, मतलब कैविटी का अंदर वाला सरफेस है ना, तो इसको बोलते हैं कैविटी वॉल। तो ये कैविटी वॉल और सरफेस का जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं, केवो सरफेस एंगल। केवो सरफेस एंगल अमलगम के लिए कितना होना चाहिए, एमएलगम के लिए केवो सरफेस एंगल होता है 90 डिग्री, क्योंकि हमें क्या चाहिए, बट जॉइंट। लेकिन ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये मैक्सिमम 100 डिग्री तक हो सकता है। इससे ज्यादा केवो सरफेस एंगल नॉट एक्सेप्टेबल फॉर अमेलगम। केवो सरफेस एंगल ग्रेटर देन 100 डिग्री इज नॉट एक्सेप्टेबल। आइडली कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, वहीं पे सपोज आप इसको बेवल कर दो, ये आपने यहाँ पे बेवलिंग कर दी। ठीक है, तो बेवलिंग करने से क्या हुआ, आपका केवो सरफेस एंगल चेंज हो गया। अब आपका कैविटी और ये कैविटी की इंटरनल वॉल है और ये आपको सरफेस एंगल होगा बेवलिंग से। ठीक है, तो ये एंगल केवो सरफेस एंगल होता है जो बेवलिंग के साथ चेंज होता है। सपोज आपने कर दी 40 डिग्री की बेवलिंग, जैसे कि इनले में करते हैं ना, 40 डिग्री की बेवलिंग करते हैं, ऑक्लूजल बेवलिंग होती है 40 डिग्री की। इनलेज में ऑक्लूजल बेवल होता है 40 डिग्री का। ठीक है, तो ये केवो सरफेस एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 40, दैट इज 140 डिग्री। तो ये केवो सरफेस एंगल हो जाएगा 140 डिग्री का। ठीक है, दूसरी चीज मैंने बोला था, ये क्या है, ये और ये एंगल कौन सा एंगल है, ये एंगल है, मान लो आपने इसमें अब रेस्टोरेशन कर दी। ठीक है, तो आपने जो रेस्टोरेशन की है, रेस्टोरेशन और कैविटी के बीच का जो एंगल है उसको बोलेंगे, जैसे अमलगम टू कैविटी एंगल या अमलगम टू
कैविटी एंगल या फिर कॉम्पोजिट टू कैविटी एंगल, ये इसको बोलते हैं कितना रेस्टोरेशन की थिकनेस एंगल पे है। तो जैसे ये यूजुअली हम इनलेज में देखते हैं, इसको बोलते हैं मार्जिनल मेटल। मार्जिनल मेटल, तो जितना आपने बेवलिंग दिया है, जितना बेवलिंग दोगे उतनी डिग्री का मार्जिनल मेटल होता है। मार्जिनल मेटल कितना रहेगा, तो ये हम अभी आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो केवो सरफेस एंगल आपको पता होना चाहिए कौन सी टाइप की बेवल के लिए या कौन से टाइप की रेस्टोरेशन के लिए क्या केवो सरफेस एंगल होता है। फॉर अमेलगम इट शुड बी 90 डिग्री, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100 डिग्री, ठीक है। वहीं पे अमेलगम के लिए, अमेलगम टू रेस्टोरेशन, अमेलगम टू रेस्टोरेशन, ये जो एंगल है ये 80 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एंगल बताया था मैंने रेस्टोरेशन टू कैविटी वाला, तो अमेलगम के लिए 80 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, 80 डिग्री से ज्यादा। आइडली कैसे कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये एक हो गया केवो सरफेस एंगल, और ये हो गया मिनिमल रेस्टोरेटिव मटेरियल एंगल। तो मिनिमल रेस्टोरेटिव मटेरियल एंगल फॉर अमेलगम इज 80 डिग्री। 80 डिग्री तो कम से कम होना चाहिए। एमसीक्यू आ सकता है आपके एग्जाम में कि अमेलगम के लिए मिनिमल रेस्टोरेटिव कितना रहेगा, 80 डिग्री, ठीक है। केओ सरफेस कितना रहेगा, 90 डिग्री एंड कैन एक्सीड अप टू 100 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ये, which tooth preparation wall is perpendicular to long axis of tooth except, मतलब ये कहना चाहता है all of these preparation wall are perpendicular to long axis of the tooth except pulpal wall is perpendicular, seat is also perpendicular, floor is also perpendicular, axial wall is parallel। कौन सी होती है एक्सियल वॉल, जैसे ये क्लास 2 है तो ये वाली एक्सियल वॉल है। एक्सियल वॉल इज ऑलवेज पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूड, है ना। तो एक्सियल वॉल हमेशा पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, चाहे वो क्लास 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो। एक्सियल वॉल इज द वन व्हिच इज पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द टिप। तो इसका आंसर आ गया ये। द नंबर ऑफ लाइन एंगल्स इन क्लास 2 रेस्टोरेशन, ये भी एमसीक्यू आता है। नंबर कितने हैं लाइन एंगल क्लास 2 में, 11। फिर ये नीट का क्वेश्चन है, नीट 2018 का, कि भाई बताओ एक ऐसी कैविटी है जिसमें 3 और मोर सरफेस इन्वॉल्व है, ठीक है, उसको क्या टाइप हो। अगर एक सरफेस इन्वॉल्व है, मान लो एक टूथ है उसका एक सरफेस पे कैविटी बन रही है सिर्फ, सपोज ये ऑक्लूजल सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ऑक्लूजल सरफेस पे कैविटी है, तो उसको बोलेंगे सिंपल कैविटी। ऑक्लूजल के साथ साथ प्रॉक्सिमल भी है तो उसको बोलेंगे कंपाउंड, ठीक है। ऑक्लूजल प्रॉक्सिमल के साथ साथ फेशियल या लिंगुअल भी एक्स्ट्रा, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कैविटी। तो इस तरीके से एमसीक्यू आ सकता है कि एक ऐसी कैविटी है जो ऑक्लूजल, फेशियल एंड प्रॉक्सिमल सरफेस पे है, उसको कौन सी क्लास बोलेंगे, उसको कौन से टाइप की बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स टाइप की कैविटी, ठीक है। 2 सरफेस वाली को कंपाउंड। अब आ जाते हैं स्टेप्स इन टूथ प्रिपरेशन। टूथ प्रिपरेशन के कोई भी टाइप की टूथ प्रिपरेशन करनी हो, उसके 2 टाइप के स्टेप्स होते हैं, इनिशियल टूथ प्रिपरेशन और फाइनल टूथ प्रिपरेशन। इनिशियल टूथ प्रिपरेशन के सीक्वेंस पता होना चाहिए। हो सकता है आपसे एमसीक्यू में यही आए कि अरेंज इनिशियल टूथ प्रिपरेशन इनटू सीक्वेंस। तो फर्स्ट होता है आउटलाइन फॉर्म एंड इनिशियल डेप्थ। जो आउटलाइन फॉर्म है वो बेसिकली क्या होता है कि फाइनल रेस्टोरेशन की मार्जिन कहाँ बिलोंग करेंगी, ये ऑपरेटर के दिमाग में होना चाहिए, उसे बोलते हैं आउटलाइन फॉर्म। तो आउटलाइन फॉर्म मतलब है कि फाइनल एक्सटेंशन ऑफ द मार्जिन्स कहाँ होंगे, ये आपको विजुअलाइज करना है, और उसी के बेसिस पर फिर आपको कुछ पॉइंट्स हैं इनिशियल डेप्थ के वो फॉलो करने हैं, या कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करना होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म। रेजिस्टेंस फॉर्म वो फीचर्स हैं जो रेस्टोरेशन को या फिर टूथ को फ्रैक्चर होने से बचाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म। फिर रिटेंशन फॉर्म। रिटेंशन फॉर्म वो फीचर्स हैं जो रेस्टोरेशन को टूथ में होल्ड करके रखेंगे, ठीक है।
टूथ सरफेस से निकलने में जो बचाएंगे, दैट इज रिटेंशन फॉर्म। कन्वीनियंस फॉर्म वो फीचर्स हैं जिससे इंस्ट्रूमेंट्स, फिलिंग इंस्ट्रूमेंट या वर्किंग इंस्ट्रूमेंट्स इजिली कैविटी के अंदर चले जाएं, कैविटी में चले जाएं, कैविटी में इंसर्ट हो जाए, इनको बोलते हैं कन्वीनियंस फॉर्म। फिर आ जाता है फाइनल टूथ प्रिपरेशन। फाइनल टूथ प्रिपरेशन में पहले आपने इनिशियल टूथ प्रिपरेशन मतलब कि विदाउट द एक्सटेंस, विद इनिशियल टूथ प्रिपरेशन मतलब कि आपने सिर्फ लिमिटेड डेप्थ तक जाना है, ठीक है, चाहे केरीज और एक्सटेंसिव है वहां नहीं जाना है, वो आगे हम रिमूव करेंगे। अभी इनिशियल डेप्थ तक ही जाना है, इनिशियल रेजिस्टेंस फॉर्म, रिटेंशन फॉर्म इनको मेंटेन करना है, कन्वीनियंस फॉर्म को मेंटेन करना है। एक बार ये मेंटेन हो गए उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, जहां पे भी सॉफ्ट केरीज है आप उसको रिमूव करो। तो रिमूवल ऑफ एनी रिमेनिंग इन्फेक्टेड डेंटिन, अफेक्टेड डेंटिन को रिमूव नहीं करना है, इन्फेक्टेड को करना है। कोई बचा हुआ ओल्ड रेस्टोरेटिव मटेरियल उसको भी रिमूव करो। अब रिमूव करने के बाद फिर आपको देखना रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस कितनी रह गई है। अगर रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस कम रह गई तो आपको क्या करेगा, पल्प प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। पल्प प्रोटेक्शन कर दिया, पल्प प्रोटेक्शन कैसे करोगे, लाइनर, वार्निश, बेसेस लगा के, ये मैं सब अभी डिस्कस करूंगा। चलो वो कर लिया, उसके बाद क्या करोगे, सेकेंडरी रेजिस्टेंस एंड रिटेंशन फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हर एक रेजिस्टेंस एंड रिटेंशन फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद फिनिशिंग ऑफ एक्सटर्नल वॉल्स, और फिर स्टेप 9 क्लीनिंग, इंस्पेक्टिंग एंड सीलिंग, मतलब क्लीनिंग करनी है, टॉयलेटिंग ऑफ कैविटी, विजुअल इंस्पेक्शन करना है, और फिर फाइनली रेस्टोरेशन कर देना है। ये स्टेप्स हैं टूथ प्रिपरेशन के, ठीक है। सीक्वेंस याद होनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं इनिशियल टूथ प्रिपरेशन के स्टेप्स पे। अच्छा, ये टूथ प्रिपरेशन के स्टेप्स पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। ये यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, हम 3 टाइप के मटेरियल पढ़ेंगे अभी, अमेलगम, कॉम्पोजिट और इनले, और थोड़ा बहुत डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड। हालांकि गोल्ड को हम बाद में कवर करेंगे अलग से, और अभी सिर्फ ये, इनमें जो डिफरेंस है, कंपेरेटिव डिफरेंस है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इन्हीं के रेस्टोरेशन के बेसिस पे कैविटी डिजाइन्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है। सबसे पहला है कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल, ठीक है, कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल कैविटी प्रिपरेशन। फिर दूसरा है कन्वेंशन बेवल्ड, कन्वेंशनल बेवल्ड, और तीसरा है मॉडिफाइड बेवल्ड। ये आप पढ़ोगे बार बार, तो इसका मतलब पता होना चाहिए आपको। कन्वेंशनल ट्रेडिशनल कैविटी मतलब कि वो कैविटी प्रिपरेशन जो अमेलगम के लिए दिए गए थे, ठीक है। तो अमेलगम के लिए हर टाइप की इनिशियल डेप्थ फॉलो करनी होती थी। फिर उसके बाद प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म, प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म, सेकेंडरी रेजिस्टेंस फॉर्म, रिटेंशन फॉर्म, पल्प प्रोटेक्शन, ये सब में दे रखा था। ये फॉलो करे आपने, ऑक्लूजल कन्वर्जेंस, डवटेल, राउंडिंग इंटरनल लाइन एंगल्स, ये सब कन्वेंशनल कैविटी प्रिपरेशन के डिजाइन थे। फिर आया मटेरियल, आया कॉम्पोजिट। अब कॉम्पोजिट की रिटेंशन के लिए बट जॉइंट तो चाहिए नहीं। बट जॉइंट मार्जिन किसकी होती है, अमेलगम की होती है 90 डिग्री की। कॉम्पोजिट के लिए कैसी मार्जिन चाहिए, बेवल्ड मार्जिन चाहिए, ठीक है, बेवल्ड ऑक्लूजल मार्जिन चाहिए होती है। तो इन्होंने फिर क्या किया कि चलो वही कैविटी प्रिपरेशन जिसमें इनिशियल डेप्थ इज सेम एज अमेलगम, प्राइमरी रेजिस्टेंस रिटेंशन फॉर्म सेम एज अमेलगम, एक्सेप्ट उनकी वॉल्स को वेवलिंग कर दी, तो उसको बोलते हैं कन्वेंशनल बेवल। तो कन्वेंशनल बेवल किसके लिए दिया, कॉम्पोजिट के लिए। लेकिन बाद में देखा गया भाई कॉम्पोजिट के लिए ना पूरा टूथ स्ट्रक्चर रिमूव करने की जरूरत नहीं है, या पूरा
एक पर्टिकुलर डेप्थ तक जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ क्या करो, रिमूव द डिफेक्ट, रिमूव द डिफेक्ट, सिर्फ जितना केरियस पोर्शन है उसको रिमूव करो और बाकी हेल्दी पोर्शन को छोड़ दो, हेल्दी पोर्शन को प्रिजर्व करो, प्रिजर्व। ठीक है, तो उस टाइप में। और तो मान लो सपोज ये आपका एक टूथ था और इसमें सिर्फ यहाँ कस्प पे केरीज है, तो आपको सिर्फ इसको रिमूव करना है और इतने को ही फिर रिस्टोर कर देना कॉम्पोजिट से। इसको बोलते हैं मॉडिफाइड बेवल, मतलब कि सिर्फ डिफेक्ट को रिमूव किया और जो मार्जिन है डिफेक्ट की वो पूरी बेवल कर दिया आपने। जो आपने थोड़ा सा डिफेक्ट रिमूव किया है उसके मार्जिन में बेवलिंग दे दो, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका बेवल्ड इनेबल मार्जिन। इसको बोलते हैं मॉडिफाइड बेवल। तो मॉडिफाइड बेवल टोटली कॉम्पोजिट के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, कॉम्पोजिट। तो ये एक तो डिफरेंस है बिटवीन अमेलगम एंड कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन। ठीक है, अमेलगम और इनले की रेस्टोरेशन क्या डिफरेंस है। देखो अमेलगम कैसा मटेरियल होता है, ब्रिटल मटेरियल। ये एक सफिशिएंट थिकनेस चाहिए वरना फ्रैक्चर हो जाएगा, 1.5 mm की थिकनेस चाहिए वरना अमेलगम फ्रैक्चर हो जाएगा। इनलेज, इनलेज बनते हैं डक्टाइल मटेरियल्स के। किन मटेरियल का, डक्टाइल। ब्रिटल का बिल्कुल अपोजिट है डक्टाइल। और डक्टाइल मटेरियल कौन सा होता है, गोल्ड। गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल है। तो जब भी हम इनले की बात कर रहे हैं तो हम कास्टेबल गोल्ड की बात करते हैं। कास्टेबल मतलब कि जिन गोल्ड को कास्टिंग के थ्रू रेस्टोरेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है उनको बोलते हैं कास्टेबल गोल्ड। तो डक्टाइल होते हैं ये गोल्ड और डक्टाइल होते हैं तो इसलिए इनले के लिए यूज किए जाते हैं। अमेलगम और इनले में जो डिफरेंसेस आएंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आउटलाइन फॉर्म एंड इनिशियल डेप्थ। जब भी हम आउटलाइन फॉर्म एंड इनिशियल डेप्थ की बात करेंगे तो हमारे पास क्या क्या सिनेरियो आ सकते हैं वो देखते हैं पहले। तो एक तो है ये पिट एंड फिशर केरीज, क्लास 1 हो गई। ठीक है, अगर ये पिट एंड फिशर केरीज आगे बढ़ जाए तो ये क्लास 2 में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे पल्पल फ्लोर, ये जिंजाइवल फ्लोर। तीसरा है अगर ये केरीज प्रॉक्सिमल सरफेस पे आ जाए, सिर्फ एंटीरियर में प्रॉक्सिमल सरफेस पे, तो उसको बोलेंगे क्लास 3। जब इसका मेजर डिस्टल व्यू हम देखते हैं इस टाइप के टूथ का, तो ये कैविटी प्रोपेशन कुछ इसकी इस तरह से दिखती है। ठीक है, अगर इस डिफेक्ट को हम जब कैविटी प्रिपेयर करेंगे तो इस तरह की दिखती है प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं क्लास 3। क्लास 4 वो होती है जिसमें इंसाइजल एज भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, फिर क्लास 5 आता है वो जिसमें फेशियल सरफेस पे हो, इसको बोलेंगे क्लास 5। ठीक है, फेशियल सरफेस पे टुवर्ड्स जिंजाइवल। और कहीं पे भी कस्प टिप पे कोई केरीज है, कस्प टिप पे, कस्प टिप पे या फिर जिंजाइ क्या कहते हैं, ओक्लूजो जिंजाइवल हाइट्स पे जो केरीज होती हैं उसको बोलते हैं टाइप 6। तो टाइप 6 का भी पता होना चाहिए आपको। फोटो में पूछ सकते हैं कस्प टिप एंड ओक्लूजो जिंजाइवल, कस्प पे मिल जाए तो आपको उसको बोलेंगे टाइप 6। अब अदर देन दीज 5 केरीज आर क्लास 6। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या पढ़ोगे आप, इनिशियल डेप्थ कितनी होनी चाहिए। तो आप एक जनरल स्टेटमेंट तो पढ़ोगे कि इनिशियल डेप्थ शुड बी 0.2 to 0.8 mm पल्पली ऑफ डेंटिनो एनामल जंक्शन। मतलब कि यहाँ पे देखिए ये है डीजे। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम बात करें डीजे से तो ये 0.2, ये जो इतना सा एरिया है, ठीक है, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0.2 to 0.8 पल्पली ऑफ डीजे। ठीक है, एक तो सिंपल सी स्टेटमेंट ये होगी 0.2 to 0.8 पल्पली ऑफ डीजे, दैट शुड बी द इनिशियल डेप्थ। पर ये स्टेटमेंट अपने आप में इनकम्प्लीट है। कैसे इनकम्प्लीट है,
अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब हमें डिफरेंट डिफरेंट कैविटी की बात करनी है। अगर हम अमेलगम की बात करें पहले, तो सिर्फ अमेलगम की, ठीक है, अमेलगम की पिट एंड फिशर केरीज, पिट एंड फिशर केरीज की बात करें, पिट एंड फिशर केरीज कौन से होते हैं? 1 और 2 में जो ऑक्लूजल बॉक्स है, तो 1 और 2 का जो ऑक्लूजल बॉक्स है उसमें जो इनिशियल डेप्थ है वो कितनी होनी चाहिए? 0.2 mm इनसाइड डेंटिनो एनामल जंक्शन, ठीक है, 0.2 mm इनसाइड डेंटिनो एनामल जंक्शन, ये होनी चाहिए पिट एंड फिशर केरीज में फॉर अमेलगम रेस्टोरेशन क्लास 1 एंड क्लास 2 में, सिर्फ 0.2 mm इनसाइड, ठीक है। ये जो इतना सा है ये कितना होना चाहिए? 0.2 mm होना चाहिए आइडली, ठीक है। या फिर हम कहें कि कस्प टिप से, ये जो कस्प टिप है यहाँ से अगर हम देखें ये कितनी होनी चाहिए? यहाँ से मतलब इधर से कस्प टिप के से लें ये, तो ये होना चाहिए 2 mm, ठीक है। ये कितना होना चाहिए? 2 mm। या तो बोले 0.2 mm इनसाइड डीजे, ये है आपका डीजे, इसके 0.2 mm इनसाइड है। या फिर हम कहें कस्प टिप से ये कितना होना चाहिए? 2 mm। या फिर तीसरी चीज हम कहें सेंट्रल फिशर, ये जो सेंट्रल फोसा है इससे कितना होना चाहिए? इससे होना चाहिए 1.5 mm। तो तीन चीज मैंने बता दी। आप अगर आपसे कोई कहे कि सेंट्रल फोसा से कितना होना चाहिए? 1.5 mm, कस्प टिप से कितना होना चाहिए? 2 mm, इनसाइड डीजे कितना होना चाहिए? 0.2 mm। ये सब किस चीज के लिए सही है? पिट एंड फिशर केरीज 1 और 2 ऑक्लूजन, ठीक है, फॉर एमलगम। इनलेज के लिए भी सेम डेप्थ, इनलेज के लिए भी आपको यही करना है। तो क्वेश्चन आए इनिशियल डेप्थ फॉर इनलेज एंड अमलगम, इन दोनों की इनिशियल डेप्थ सेम होती है, लेकिन डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड, डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड इसके लिए डिफरेंट होती है। डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड के लिए इनिशियल डेप्थ भी 0.2 mm इनसाइड डीजे होनी चाहिए, 0.5 mm, सॉरी 0.5 mm, ठीक है। तो अमलगम के लिए इनसाइड डीजे कितनी थी? 0.2 mm, लेकिन डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड के लिए ये होनी चाहिए 0.5 mm इनसाइड डीईजे इन पिट एंड फिशर केरीज ऑल्सो, पिट एंड फिशर केरीज में भी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो मैंने अभी तक बात की वो, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा। अब अगर हम बर की बात करें, अमेलगम के लिए जो बर यूज करते हैं उसका नाम क्या है? 245। और 245 की बर की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है? विड्थ 0.8 mm, विड्थ कितनी होती है? 0.8, और लेंथ कितनी होती है? 3 mm। तो अगर कोई यूं कहे व्हाट शुड बी द इनिशियल डेप्थ ऑफ क्लास 1 अमलगम रेस्टोरेशन, क्लास 1 मतलब पिट एंड फिशर, तो इनिशियल डेप्थ अगर ऑप्शन में दे रखा है कस्प टिप से, तो कस्प टिप से कितनी होनी चाहिए? 2 mm। तो हम कहें 2/3, 2/3 ऑफ बर लेंथ, तो ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? 2/3 ऑफ बर लेंथ कितना है? 2 mm। हाँ, ये जो बर है इसका 2/3 कस्प टिप से 2/3 चला जाए, इतनी हमारा इसमें होना चाहिए इनिशियल डेप्थ। या फिर हम अगर कहें फ्रॉम सेंट्रल फोसा, फ्रॉम सेंट्रल फोसा, सेंट्रल फोसा से कितनी दूर होना चाहिए? तो सेंट्रल फोसा से कितना होना चाहिए? 1.5 mm की इनिशियल डेप्थ होनी चाहिए। तो ये बर एटलीस्ट, बर की लेंथ कितनी है? 3 mm। तो हम कह सकते हैं हाफ ऑफ द बर शुड बी, हाफ ऑफ द बर शुड बी इनसाइड टूथ प्रिपरेशन फ्रॉम सेंट्रल फोसा, सेंट्रल फोसा से आधा बर अंदर होना चाहिए, ये स्टेटमेंट। तो एक ही स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से कैसे बोलते हैं वो लिखा है। तो ये फर्स्ट आ गया पिट एंड फिशर केरीज, ये मैंने आपको समझा दिया है। प्लीज अगर आप इस पे डिफरेंट स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये अभी आगे भी बताऊंगा मैं आपको, लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। वहीं पे तो ये मैं अभी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। पहला, ये पिट एंड फिशर के लिए बात कर रहे हैं हम, एमलगम पिट एंड फिशर, 0.2 mm inside DJ, second 1.5 mm from central fossa,
तीसरा है 2 mm फ्रॉम कस्प टिप। और अगर बर की बात करें तो 2/3 ऑफ बर लेंथ ये, और ये वाला है हाफ ऑफ बर लेंथ। ठीक है, सिंपल यही है। लेकिन अगर हम प्रॉक्सिमल वॉल बिल्ड कर रहे हैं, क्या बिल्ड कर रहे हैं? प्रॉक्सिमल वॉल, जैसा कि यहाँ पे इस पे फोकस करें। ठीक है, ये क्लास 2 बना रहे हो अब आप यहाँ पे, ये बन रही है क्लास 2। अब क्या होता है, देखो आप ये खुद देख रहे होगे, ये है इनेमल, अक्लूजल पोर्शन में तो इनेमल है थिक, इसलिए जो डेप्थ ऑफ कैविटी बन रही है आपकी 2 mm फ्रॉम द कस्प टिप, इसमें मैक्सिमम क्या था? इनेमल था, 0.2 mm डीजे था। लेकिन जैसे जैसे आप अब प्रॉक्सिमल सरफेस पे जाओगे, ठीक है, प्रॉक्सिमल सरफेस पे जाओगे या फिर फेशियल लिंगुअल सरफेस पे सर्वाइकली जाओगे, इनेमल की थिकनेस क्या हो रही है? कम। तो आपको डीजे में मूव करना पड़ेगा ज्यादा। ठीक है, तो अगर आपको कोई कहे कि प्रॉक्सिमल, अब हम बात करेंगे प्रॉक्सिमल सरफेस की, तो अब मैं बात कर रहा हूँ प्रॉक्सिमल सरफेस। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल सरफेस में कितना होना चाहिए? 0.5 mm इनसाइड डीईजे। ये जो है, ये यहाँ पे आपका सपोज इनेमल था, ठीक है, ये मतलब डीजे था आपका, ये डीजे है, ग्रीन से जो मैंने बनाया ये आपका डीजे बताया, ये आपका इनेमल है। ठीक है, और ये जो मैं पिंक से दिखाऊंगा ये आपकी डेप्थ ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये थी 0.2 mm, ये लिखी भी है, लेकिन यहाँ स्मूथ प्रॉक्सिमल सरफेस पे ये कितनी हो जाएगी? 0.75 टू 0.8 mm। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको बोलूं 0.75 टू 0.8 mm इनसाइड द डीईजे, ठीक है, ये जिंजाइवल सीट की बात कर रहा हूँ। कहाँ की बात कर रहा हूँ? सर्वाइकली जिंजाइवल सीट पे। लेकिन ये वाला जैसे देखोगे आप यहाँ पे फेशियल या लिंगुअल सरफेस पे, फेशियल या लिंगुअल सरफेस पे वहां पे कितनी होनी चाहिए? 0.5 mm इनसाइड डीजे। ठीक है, अब सर्वाइकल एरिया में तो इनेमल इतना थिन होता है कि आप इनेमल तो कुछ भी कंट्रीब्यूट करेगा नहीं कैविटी डेप्थ को। तो जितना आपकी बर की विड्थ होती है, बर की विड्थ कितनी होती है? 0.8 mm। इतनी ही आप बर की विड्थ जितनी ही डेप्थ ऑफ कैविटी लेके जाओगे इनसाइड डीईजे, ये है 0.75 टू 0.8 mm। तो आपसे पूछे कि जिंजाइवल फ्लोर के लेवल पे, ठीक है, एक्सियल डेप्थ कितनी होनी चाहिए प्रॉक्सिमल कैविटी? एक्सियल डेप्थ, ये एक्सियल वॉल की डेप्थ कितनी होनी चाहिए जिंजाइवल फ्लोर पे? तो ये होनी चाहिए 0.75 टू 0.8 mm। ठीक है, तो ये होती है इनिशियल डेप्थ। ये मैंने अभी बात की क्लास 2 की। अब पहले अभी हम क्लास 2 पे फोकस करते हैं, फिर बाद में क्लास 3 पे आएंगे। तो प्रिंसिपल क्या होते हैं इनिशियल आउटलाइन के, कि आपको फाइनल मार्जिन ऑन साउंड डेंटिन ये विजुअलाइज करनी है, जितनी भी वीक इनेमल है उसको रिमूव करना है, जितने भी केरियस फॉल्ट्स हैं, केरियस स्ट्रक्चर, उसको इन्वॉल्व करना है। All margin should be placed in a position to afford good finishing of the margin of the restoration. ये these are the principle of initial depth and outline form. ये लिख लीजिए, principle of initial depth and outline form. फिर नेक्स्ट चलते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आउटलाइन फॉर्म को बताते हैं। पहला तो है एक्सटेंट ऑफ केरियस लीजन। देखो
अगर मैं डेप्थ की बात करूं तो इनिशियल डेप्थ तो आपने फाइनल कर दी 0.2 टू 0.8 mm, इससे ज्यादा डेप्थ आपको नहीं बढ़ानी। लेकिन जो फेशियल और लिंगुअल एक्सटेंशन है, मान लो ये इनिशियल डेप्थ हो गई, लेकिन ये फेशियल और लिंगुअल एक्सटेंशन ऑफ द कैविटी वॉल है, ये आप एक्सटेंड कर सकते हो टू एलिमिनेट केरीज। ठीक है, तो केरीज को एलिमिनेट करने के लिए आप फेशियल और लिंगुअल एक्सटेंशन तो कर सकते हो, अप टू 1.5 mm तक तो जा सकते हो, या उससे भी ज्यादा जा सकते हो, लेकिन पल्पली नहीं जाना है। पल्पली आपको लिमिट करना है 1.5 mm तक। ठीक है, तो फेशियल एंड लिंगुअल एक्सटेंशन तो केरियस लीजन को रिमूव करो या डिफेक्ट को रिमूव करो या कोई भी पुरानी फॉल्टी रेस्टोरेशन उसको रिमूव करना है। दूसरा फैक्टर है एस्थेटिक कंसिडरेशंस। तीसरा है ऑक्लूजल रिक्वायरमेंट्स। ये याद रखना है कि कभी भी रेस्टोरेशन और कैविटी के जो मार्जिन है, ये रेस्टोरेशन और कैविटी के जो मार्जिन है, ये अपोजिट कस्प के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, अपोजिट टूथ के कस्प के कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, फिर एडजेसेंट टूथ का कंटूर क्या है उस पर भी डिपेंड करता है आपके आउटलाइन फॉर्म के, वो सरफेस मार्जिनल कन्फिगरेशन, जैसे कि बट जॉइंट चाहिए अमेलगम के साथ, ठीक है, और बेवल्ड चाहिए कॉम्पोजिट और इनले के साथ, कॉम्पोजिट एंड इनले। तो टाइप ऑफ रेस्टोरेटिव मटेरियल पर भी डिपेंड करता है कि आपको केवो सरफेस मार्जिन कैसी चाहिए, उसके हिसाब से भी आप आउटलाइन फॉर्म को चेंज करते हो। तो ये 5 फैक्टर हैं जो आउटलाइन फॉर्म को बताते हैं। आराम से एमसीक्यू हो सकते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन आउटलाइन फॉर्म एक्सेप्ट। तो याद करना, एक्सटेंट ऑफ केरियस लीजन फेशियली एंड लिंगुअली इट्स ट्रू बट नॉट पल्प। पल्पली तो लिमिटेड रखना है आपको 1.5 mm फ्रॉम सेंट्रल फोसा या फिर 0.2 mm इनसाइड डीजे फॉर पिट एंड फिशर केरीज, 0.5 mm इनसाइड डीजे फॉर स्मूथ सरफेस केरीज। ठीक है, ये रखना। और क्या क्या फीचर्स होते हैं आउटलाइन फॉर्म के अंदर, कि आपको कस्पल स्ट्रेंथ मेंटेन करनी है, मतलब एक्सटेंशन इतना करो फेशियल और लिंगुअल, फेशियल और लिंगुअल एक्सटेंशन ऑफ द कैविटी शुड बी सच दैट कि ये जो कस्प मिनिमल, ये जो कस्पल विड्थ है ये मेंटेन रहे और इनकी स्ट्रेंथ मेंटेन रखे। ऐसा ना हो कि इनकी विड्थ हो जाए कम और इनकी लेंथ हो जाए ज्यादा। कस्प की जब लेंथ ज्यादा हो जाए और विड्थ कम हो जाए तो वो फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। प्रिजर्विंग कस्पल स्ट्रेंथ, प्रिजर्विंग मार्जिनल रिज स्ट्रेंथ। मार्जिनल रिज स्ट्रेंथ कैसे करते हैं, जैसे कि अब मान लो अगर मैं अमेलगम कैविटी की बात करूं, ठीक है, पहले कस्पल स्ट्रेंथ की बात करते हैं। कस्पल स्ट्रेंथ कैसे मेंटेन करते हैं कि सेंट्रल फोसा है ये आपका, ठीक है, सेंट्रल फोसा से जो ये आपकी कस्पल हाइट है, अगर सेंट्रल फोसा से कस्पल हाइट या इंटर कस्पल डिस्टेंस बोले, इन दोनों में से कोई एक टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, अगर ये 1/3 तक ही एक्सटेंड हो रही है कैविटी तो कुछ नो कैपिंग इज कंसीडर्ड, नो कैपिंग। अगर ये हाफ एक्सटेंड हो रही है तो कैपिंग कैन बी कंसीडर्ड, कैपिंग कैन बी कंसीडर्ड। और अगर ये 2/3 से ज्यादा एक्सटेंड हो रही है, इन दोनों के डिस्टेंस के 2/3 से भी ज्यादा अगर कैविटी एक्सटेंड हो रही है तो आपको कैपिंग मैंडेटरी है। ये आगे भी बताऊंगा मैं आपको। तो ये रेजिस्टेंस फॉर्म में आ जाता है। बट प्रिजर्विंग कस्पल स्ट्रेंथ मतलब ये है कि आपको एक फेशियल एक्सटेंशन पता होना चाहिए कितनी लेके जानी है। प्रिजर्विंग मार्जिनल रिज, मार्जिनल रिज की बात करें तो सपोज ये आपकी ऑक्लूजल फॉर्म है, ये प्लस शेप कैविटी है, ये मार्जिनल रिज है आपकी मीजियल एंड डिस्टल। ठीक है, तो आपने ये कैविटी बना दी। ठीक है, अब आपको पता है कि आप एमलगम कैविटी के लिए क्या देते हो, ऑक्लूजल कन्वर्जेंस, ऑक्लूजल कन्वर्जेंस ये देते हो ना। तो कैविटी कैसे होनी चाहिए, ऐसे होती है ऑक्लूजल कन्वर्जेंस। ठीक है, तो फेशियल एंड लिंगुअल वॉल की तो ऑक्लूजल कन्वर्जेंस हमेशा ऑलवेज देना है, फेशियल एंड लिंगुअल वॉल तो हमेशा कन्वर्ज रहेंगी। व्हाट अबाउट मीजियल एंड डिस्टल वॉल,
मीजियल एंड डिस्टल वॉल। अब मीजियल एंड डिस्टल वॉल का ऐसा है, ये जो मीजियल एंड डिस्टल वॉल है ये डिपेंड करेगा कि मार्जिनल रिज की थिकनेस कितनी है। ठीक है, अगर साउंड मार्जिनल रिज ग्रेटर देन 1.6 mm है, मतलब कैविटी का एक्सटेंशन इतना, ये जो डवटेल बनाने के बाद जो एक्सटेंडेड है, इतनी एक्सटेंशन के बाद भी अगर 1.6 mm की मार्जिनल रिज बचती है तो आप ओक्लूजल कन्वर्जेंस दे सकते हो। अगर ग्रेटर देन 1.6 मार्जिनल रिज है तो आप ओक्लूजल कन्वर्जेंस दे सकते हो, दोगे इन केस ऑफ दिस। लेकिन अगर ये मार्जिनल रिज 1.6 mm से छोटी है तो नो नीड ऑफ ओक्लूजल कन्वर्जेंस, नो नीड, कोई जरूरत नहीं है ओक्लूजल कन्वर्जेंस की। ठीक है, फिर मिनिमाइजिंग फेशियल लिंगुअल एक्सटेंशन ये मैं बता चुका हूँ। यूजिंग इनेमलोप्लास्टी, इनेमलोप्लास्टी कब करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। जब भी सिर्फ इनेमल में डिफेक्ट हो, पहली बात तो इनेमल में डिफेक्ट हो और कितना हो, 1/3 ऑफ इनेमल थिकनेस, इनेमल की जितनी थिकनेस है उसका 1/3 तक ही डिफेक्ट हो तो आपको कैविटी बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इनेमलोप्लास्टी करो, मतलब एक तरीके से इनेमल को घिस दो, इनेमल को स्मूथ कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज डीप पिट एंड फिशर है ये, ठीक है, तो इसमें आपको कैविटी बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसकी राउंडिंग कर दो यहाँ पे थोड़ी सी, 1/3 इनेमल को रिमूव किया और इसको सेल्फ क्लिनिजेबल पिट एंड फिशर में कन्वर्ट कर दिया। आपने क्या किया, 1/3 इनेमल को रिमूव कर दिया, तो जब तक 1/3 इनेमल की थिकनेस तक ही आपको रिमूवल करना है तो इतने को आप क्या कर सकते हो, इनेमलोप्लास्टी से कर सकते हो, इसको आपको प्रिपरेशन में इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, तो इनेमलोप्लास्टी। कनेक्टिंग टू क्लोज फॉल्ट्स, अगर दो फॉल्ट मतलब ओक्लूजल सरफेस पे सपोज तो ये केरियस पोर्शन है और दूसरा केरीज यहाँ है और इन दोनों के बीच का ये जो साउंड इनेमल है या इंडेंटिन है ये 0.5 mm से कम है तो आप इसको इंक्लूड करके एक ही बना दोगे, ये है इसका कंसेप्ट। ठीक है, तो दो फॉल्ट में अगर 0.5 mm का गैप है तो उसको एक्सक्लूड करके आपको इंक्लूड कर लेना है अपने प्रिपरेशन में। कनेक्टिंग टू क्लोज फॉल्ट्स ऑफ द टूथ प्रिपरेशन लेस देन 0.5 mm। ठीक है, restricting the depth of preparation into dentine to a maximum of 0.2 mm for pit and fissure caries, 0.2 to 0.8 mm for the axial wall of smooth surface, और smooth surface के लिए usually 0.5 mm into dentine, और to the cervical gingival floor के लिए 0.75 से 0.8 mm into dentine। ये होना चाहिए आपका फीचर्स। ठीक है, फिर उसके बाद रूल ऑफ कस्प कैपिंग में आपको बता चुका हूँ, ये इन्होंने बता रखा है कि सपोज ये एक टूथ है, ये उसकी कैविटीज है, इस एरिया की फोटो खींच के उन्होंने दिखा दिया, ये सेंट्रल ग्रूव है, ये डेवलपमेंटल ग्रूव है, फेशियल ग्रूव। तो सेंट्रल ग्रूव से जो कस्पल हाइट है इसमें अगर 1/2 तक एक्सटेंशन है तो आप कस्प कैपिंग कंसीडर कर सकते हो, 2/3 से ज्यादा एक्सटेंशन है तो कस्प कैपिंग करनी ही पड़ेगी आपको। ठीक है, ये 2/3 और मोर में कस्प कैपिंग करनी ही करनी है, इसमें कस्प कैपिंग कंसीडर कर सकते हो, इसमें नो कस्प कैपिंग, ये जो यहाँ पे दे रखा है। ओके, ठीक है, तो ये डायग्राम आपको एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकते हैं बताओ ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई कस्प कैपिंग की जरूरत नहीं है, ये बीच वाला कर रहा है कि कस्प कैपिंग कैन बी कंसीडर, और ये वाला बता रहा है कि कस्प कैपिंग इज रिकमेंडेड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप लोग, ये समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। ओके, अब ये मैंने जो एनेमलोप्लास्टी बताया था उसी का एक डायग्राम है, ये देखिए, तो इधर से आउटर एनेमल को रिमूव करके इसको सेल्फ क्लींजेबल एरिया में कन्वर्ट कर दिया। हो सकता है ये डायग्राम आपसे पूछ लें, देखे और बताइए कौन सा प्रोसीजर कर रखा है इन्होंने, तो ये क्या कर रखा है, एनेमलोप्लास्टी कर रखा है इन्होंने, इसलिए मैंने ये प्रश्न कर दिया। ठीक है, अब ये तो मैंने कर दिया। अब अगर हम बात करें क्लास 3 रेस्टोरेशन की या क्लास
5 रेस्टोरेशन। तो क्लास 5 तो हम यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। क्लास 5 तो कहाँ बनेगी? सर्वाइकल एरिया में, कुछ ऐसे। सपोज अगर ये फेशियल वॉल है तो फेशियल ये है, लिंगुअल ये है। क्लास 5 ऐसे बनेगी। तो अगर मैं कहूँ क्लास 5 की इनिशियल डेप्थ कितनी होगी, ठीक है, तो मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ। या तो मैं बोलूंगा ये एक्सटर्नल सरफेस, जो ये वाला सरफेस है, इससे कितनी डेप्थ होनी चाहिए। तो एक्सटर्नल सरफेस से मैं कह रहा हूँ कि डेप्थ होनी चाहिए एक्सटर्नल सरफेस से 0.8 टू 1.25 mm की डेप्थ होनी चाहिए क्लास 5 रेस्टोरेशन के लिए, क्लास 5 एमएलगम के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ऑब्वियसली यहाँ पे इनेमल की थिकनेस कम हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनेमल कम अवेलेबल है, यहाँ पे इनेमल ज्यादा अवेलेबल है। तो ये जो 1.25 है, ये है इंसाइजल या ऑक्लूजल वॉल ऑफ क्लास 5 कैविटी। और ये जो 0.8 mm है, ये कौन सी है? जिंजाइवल वॉल। तो जिंजाइवल वॉल की डेप्थ कितनी चाहिए? 0.8 mm फ्रॉम एक्सटर्नल सरफेस। और वहीं पे ऊपर वाले की कितनी होगी? ऑक्लूजल की 1.25 mm। एक तो ये हो गया इनिशियल डेप्थ। दूसरा मैं कहूँ डेंटिनो इनेमल जंक्शन के डीईजे के अंदर कितना, इनसाइड डीईजे कितना होना चाहिए? तो इनसाइड डीईजे बात करें तो यहाँ तो मैक्सिमम इनेमल चला गया, यहाँ तो मैक्सिमम चला गया, ठीक है, ये मैक्सिमम चला गया। और यहाँ तो इनेमल बिल्कुल है ही नहीं ऑलमोस्ट। सपोज अगर ये जिंजाइवल वॉल का फ्लोर यहाँ पे जाता है, सपोज ये इस लेवल पे जिंजाइवल फ्लोर होता है, तो सारी की सारी कैविटी मार्जिन कहाँ होती? डेंटिन के अंदर होता है, ठीक है। तो जिंजाइवल वॉल की डेंटिनल डेप्थ इनसाइड डीजे कैन एक्सटेंड अप टू 0.75 टू 0.8 mm। इतना इनसाइड डीजे हो सकता है जिंजाइवल वॉल ऑफ क्लास 5 रेस्टोरेशन, 0.75 टू 0.8 mm इनसाइड डीईजे। ये स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो ये बात सही है। ये डीजे है, डीजे के इतना जो अंदर है, ये सारा का सारा हो सकता है आपका इनसाइड डीजे ही हो। जो जो जिंजाइवल डेप्थ थी, ये सारी की सारी इनसाइड डीजे हो, ये पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल 0.75 टू 0.8 mm। लेकिन फेशियल वाली यहाँ पे ये जो है, ये जो मैं रेड से मार्क करूंगा, ये थिकनेस, दिस इज यूजुअली 0.5 mm इनसाइड डीजे। ये कितनी रहेगी? 0.5 mm इनसाइड डीजे, ठीक है। क्योंकि इतना जो पोर्शन है ये येलो कलर का, ये क्या है? इनेमल। तो ओवरऑल 1.25 में से 0.5 तो हो गया इनसाइड डीजे, बाकी सारा कहाँ हो गया? आउटसाइड डीजे। और जैसे जैसे मान लो ये जितना ऊपर जाता उतना ही इनेमल का थिकनेस बढ़ता, तो डीजे की थिकनेस भी इनसाइड डीजे कम जाती रहती, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है क्लास 5 रेस्ट्रिक्शन का। ऐसे ही आती है क्लास 3, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको काफी एमसीक्यूज मिलेंगे। और एक और बात बताता हूँ, अमेलगम के लिए कहते हैं ऑक्लूजल कन्वर्जेंस होना चाहिए, ऑक्लूजल कन्वर्जेंस। लेकिन यहाँ पे कन्वर्जेंस की जरूरत नहीं है क्लास 5 में। क्लास 5 में मीजियल, डिस्टल, ऑक्लूजल, जिंजाइवल सारी वॉल डाइवर्जेंट होंगी, या तो पैरेलल होंगी या पैरेलल टू द दिस पल्पल वॉल, या फिर होंगी डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट नहीं होंगी, ठीक है। और हम कहें दे शुड फॉलो डायरेक्शन ऑफ इनेमल रॉड, दे शुड फॉलो डायरेक्शन ऑफ इनेमल रॉड, जो इनेमल रॉड का डायरेक्शन है उसको फॉलो करना चाहिए, ये होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, फॉर क्लास 5 रेस्ट्रिक्शन। अब एक्सियल डेप्थ ऑफ क्लास 5 amalgam when on cementum is, तो मैंने बताया ना एक्सियल डेप्थ ऑफ क्लास 5 व्हेन ऑन सीमेंटम। सीमेंटम तो मिनिमल थिकनेस होती है, तो वहां पे इनेमल तो होगा ही नहीं, तो सारा किससे बनाना पड़ेगा? डेंटिन से। डेंटिन के अंदर कितना जाओगे? 0.75 mm इनसाइड सीमेंटम, ठीक है। नॉर्मल एक्सियल डेप्थ इज
0.5 mm, लेकिन ये कौन से एरिया में है? इंसाइजर एरिया। यही एमसीक्यू आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which feature represent strongest enamel after cavity preparation? प्लीज ये बताइए, इसका आंसर बताइए। मैं बताता हूँ, ये है आपका occlusal convergence फॉर फिशर। ठीक है, ऐसा होता है एनामल। ऐसे होती है कैविटी। ठीक है, तो आइडियल कैविटी वो होती है जिसमें जो पेरिफेरल इनेमल है वो फुल लेंथ इनेमल रॉड्स हो, और जो टुवर्ड्स कैविटी साइड है ये शॉर्टर इनेमल हो। ठीक है, लेकिन जो शॉर्टर इनेमल का जो एक एंड है वो साउंड डेंटिन पे रेस्ट कर रहा है, एक एंड है वो साउंड डेंटिन पे रेस्ट कर रहा है, जबकि जो दूसरा एंड है वो फ्री है। तो इस टाइप की जो प्रिपरेशन होती है वो होती है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इनेमल मार्जिन। ये फोटो में दिखाऊंगा, स्ट्रॉन्गेस्ट इनेमल मार्जिन। ये पिट एंड फिशर की बात कर रहा हूँ। क्लास 5 रेस्टोरेशन की जब हम बात करते हैं, क्लास 5 रेस्टोरेशन, क्लास 5 रेस्टोरेशन में जैसे ये बता रहे थे अभी हम, उसमें हमेशा फुल लेंथ इनेमल रॉड्स होती हैं, फुल लेंथ इनेमल रॉड्स। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए क्लास 5 रेस्टोरेशन में स्ट्रॉन्गेस्ट मार्जिन कौन सी होती है, तो उसमें आएगा फुल लेंथ इनेमल रॉड्स। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग होती है पर स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है? स्ट्रॉन्गेस्ट इनेमल मार्जिन वो होती है जिसमें फुल लेंथ इनेमल रॉड्स आउटर साइड पे हो अप टू द साउंड डेंटिन, और इनर वाले जो कैविटी वाली साइड है उधर कहाँ पे हो, बटरेस्ड बाय प्रोग्रेसिवली शॉर्टर रोड्स। तो इसमें आएगा शॉर्टर रोड्स इन सेंटर बटरेस्ड बाय फुल लेंथ इनेमल रॉड ऑन द पेरिफेरी साइड। ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसकी एक फोटो दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये फोटो देखिए आप, यहाँ पे ये शॉर्टर रॉड्स है और ये फुल लेंथ रॉड है। तो टुवर्ड्स कैविटी साइड कैसी है? शॉर्टर रॉड्स। ये जो है ये कैसी है? शॉर्टर रॉड्स। आधी है ना इसलिए, लेकिन वो साउंड डेंटिन पे रेस्ट कर रही है, और ये है फुल लेंथ इनेमल रॉड्स। तो ये है बेस्ट टाइप ऑफ इनेमल मार्जिन्स फॉर पिट एंड फिशर केरीज। वहीं पे अगर हम इधर क्लास 5 की बात करते तो यहाँ पे फुल लेंथ इनेमल रॉड ही रहती है। ठीक है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट मार्जिन। तो ये हमारा इनिशियल प्रिपरेशन हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम रेजिस्टेंस फॉर्म। रेजिस्टेंस फॉर्म मतलब वो फीचर्स जो फ्रैक्चर को प्रिवेंट करते हैं। किसको प्रिवेंट करेंगे? फ्रैक्चर को। is defined as the shape and placement of the preparation walls that best enable the restoration and the tooth to withstand without fracture। एक क्वेश्चन आता है कि एमलगम रेस्टोरेशन फ्रैक्चर कहाँ होती है? तो एमलगम रेस्टोरेशन मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर होती है इस्थमस पे। ठीक है, मोस्ट कॉमनली कहाँ फ्रैक्चर होती है? इस्थमस पे होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बल्क, एक तो बल्क ऑफ मटेरियल नहीं हो, ये रीजन हो सकता है, या फिर वहाँ पे राउंडेड एक्जियो पल्पल लाइन एंगल नहीं होता है। तो अगर ये दोनों चीज नहीं है तो वहाँ पे एंडियोसिस लगेंगे और वहाँ पे इस्थमस पे रेस्टोरेशन फ्रैक्चर हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो क्या क्या होना चाहिए रेजिस्टेंस फॉर्म में, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या फीचर होते हैं रेजिस्टेंस फॉर्म के लिए? सबसे पहले तो बॉक्स शेप कैविटी, बॉक्स शेप कैविटी होनी चाहिए। बॉक्स शेप कैविटी के अंदर फ्लैट पल्पल फ्लोर होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट, ऐसे राउंडेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, राउंडेड होगा तो फोर्सेस लगेंगे। तो जब भी ऑक्लूजल फोर्सेस लगे तो ये जो रेस्टोरेशन है ये सारी की सारी ऑक्लूजल फोर्सेस को डेंटिन में ट्रांसफर करे, ऐसा
फ्लैट पल्प फ्लोर होना चाहिए, बॉक्स शेप कैविटी होनी चाहिए। फिर एक्सटर्नल वॉल की एक्सटेंशन को रेस्ट्रिक्ट करना है सो दैट इंटरकस्पल विड्थ है उससे 1/3 तक मैक्सिमम आपको जाना है। ठीक है, इससे ज्यादा जाओगे तो आपका कस्प फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, इसलिए फिर आपको कस्प कैपिंग करनी पड़ती है। कस्प कैपिंग पूछते हैं अमेलगम के लिए कितना होना चाहिए इंटरकस्पल विड्थ। आइडली अमेलगम के लिए इंटरकस्पल विड्थ होना चाहिए 1/4 ऑफ द इंटरकस्पल विड्थ फॉर अमेलगम। कंजर्वेटिव क्लास 2 पूछे, कंजर्वेटिव अमेलगम रेस्टोरेशन, कंजर्वेटिव अमेलगम रेस्टोरेशन के लिए होना चाहिए 1/5। इनले के लिए पूछे, इनले के लिए इंटरकस्पल विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो इनले के लिए इंटरकस्पल विड्थ की 1/3। ठीक है, अगर 1/3 से ज्यादा होता है 1/2 तो आपको फिर कस्प कैपिंग कंसीडर कर लेनी चाहिए। फिर राउंडिंग ऑफ इंटरनल लाइन एंगल्स, जितने भी इंटरनल लाइन एंगल हैं वो सारे राउंडेड होने चाहिए सो दैट स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं हो टूथ स्ट्रक्चर में और टूथ फ्रैक्चर नहीं हो, एक्सेप्ट डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड। डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड के अंदर सारे लाइन एंगल्स कैसे होंगे, शार्प लाइन एंगल्स। इन डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड, तो डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड में लाइन शार्प होंगे। तो ये रेजिस्टेंस फॉर्म में बॉक्स शेप कैविटी, फ्लैट पल्पल फ्लोर, इंटरकस्पल विड्थ 1/3, राउंडिंग ऑफ इंटरनल लाइन एंगल्स। फिर इफ एक्सटेंशन इज ग्रेटर देन 1/3 देन कस्प कैपिंग शुड बी कंसीडर्ड। ठीक है, तो वीक कस्प को करना चाहिए कैपिंग। अब कस्प कैपिंग के लिए एक तो विड्थ मैंने बता दी, इंटरकस्पल विड्थ कितनी होनी चाहिए, 1/3 से 1/2 से ज्यादा, 1/2 या उससे ज्यादा हो तो आपको कस्प कैपिंग करनी है। एक और है लेंथ ऑफ द, जैसे आपने कैविटी बना दी उसके बाद ये लेंथ ऑफ द कस्प, इसे बोलेंगे लेंथ ऑफ द कस्प और इसे बोलेंगे विड्थ ऑफ द कस्प। लेंथ और विड्थ, ये लेंथ और विड्थ का रेशियो भी इंपॉर्टेंट है। अगर लेंथ ज्यादा हो जाए और विड्थ कम हो जाए तो उसमें भी फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। आइडली 1:1 इज एक्सेप्टेबल, लेकिन अगर लेंथ 2 हो जाए, डबल हो जाए और विड्थ 1 टाइम रह जाए तो उस केसेस में भी कस्प कैपिंग आपको करनी पड़ेगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैंने बता दिया आपको, इंपॉर्टेंट है। और क्या करना जरूरी है, बल्क ऑफ मटेरियल, मटेरियल का बल्क होना चाहिए। जैसे कंपोजिट कितना होना चाहिए, 2 mm, सेरामिक कितना चाहिए बल्क में, 2 mm, एमलगम कितना चाहिए 1.5 mm, इनले कितना चाहिए कास्ट मेटल 1 to 1.5 mm। ये कुछ सफिशिएंट थिकनेस चाहिए, इतना थिक मटेरियल चाहिए, अगर इससे कम थिकनेस में रहेगा तो वो फ्रैक्चर हो जाएगा। ये है इसका कंसेप्ट। ठीक, और क्या होना चाहिए, तो ये तो प्रिंसिपल्स हो गए जो मैंने अभी डिस्कस किए। और लास्ट है टू बॉन्ड द मटेरियल टू टूथ स्ट्रक्चर व्हेन अप्रोप्रिएट, जब जरूरत हो तो मटेरियल को टूथ से बॉन्ड कर दो। जैसे अमेलगम को बॉन्ड करने के लिए क्या यूज करते हैं, बॉन्डेड अमेलगम में 4 मेटा, ये बॉन्डिंग एजेंट यूज होता है। ये क्वेश्चन भी आता है एमसीक्यू, बॉन्डेड अमेलगम में कौन सा बॉन्डिंग एजेंट यूज होता है, तो 4 मेटा यूज होता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ध्यान रखना है कि सपोज ये आपने यहाँ पे रेस्टोरेशन कर दी, तो ये जो रेस्टोरेशन और टूथ की मार्जिन है ये कभी भी अपोजिट कस्प के डायरेक्टली नीचे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये मार्जिन कभी भी अपोजिट कस्प के टच में नहीं आनी चाहिए, या तो ये बिल्कुल इसके अंदर में फिनिश हो यहाँ पे, या फिर इसके बाहर फिनिश हो। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में मार्जिन नहीं आनी चाहिए। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस फॉर्म, असेसमेंट ऑफ ऑक्लूजल कांटेक्ट ऑन द रेस्टोरेशन एंड रिमेनिंग टूथ स्ट्रक्चर, जो मैंने अभी बताया, ऑक्लूजल कांटेक्ट को आपको पता करना है। अमाउंट ऑफ रिमेनिंग टूथ स्ट्रक्चर, ये आपको देखना है। फिर जितना भी वीक फ्राइबल टूथ स्ट्रक्चर है उसको रिमूव करके कस्प कैपिंग करनी है। ठीक है,
रेजिस्टेंस फॉर्म को एनहांस करना है तो आप बॉन्डिंग कर सकते हो। रेस्टोरेटिव मटेरियल की थिकनेस पे डिपेंड करता है, जैसे एमएलगम की 1.5 mm की थिकनेस चाहिए, कास्ट रेस्टोरेशन की 1 mm की थिकनेस, सेरामिक के लिए 2, कंपोजिट के लिए 2 mm चाहिए। तो ये डायरेक्टली एमसीक्यू आता है कि कौन से मटेरियल के लिए कितने mm की थिकनेस चाहिए टू रेजिस्ट फ्रैक्चर। ठीक है, ऑक्लूजल स्ट्रेसेस ऑन द टूथ, जितनी ज्यादा ऑक्लूजल फोर्सेस लगेंगी टूथ पे उतने ही ज्यादा पोटेंशियल होगा फ्रैक्चर होने का। राउंडेड इंटरनल लाइन एंगल्स नहीं है तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वहां पे भी फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये फीचर्स हैं रिलेटिवली फ्लैट फ्लोर, बॉक्स शेप, इंक्लूजन ऑफ वीकेंड टूथ स्ट्रक्चर, preservation of cusp and marginal ridges, rounded internal line angle, adequate thickness of restorative material, reduction of cusp for capping when indicated, bonding when indicated। ये सब क्या है? प्राइमरी रेजिस्टेंस फीचर। ठीक है, ये सब क्या है? प्राइमरी रेजिस्टेंस फीचर। ये एमसीक्यू आ सकता है, all of the following are primary resistance feature except, all are primary resistance feature except। ठीक है, तो इन फीचर्स के अलावा कोई डाल दिया, जैसे इंक्रीज डेप्थ ऑफ कैविटी। ठीक है, जब भी डेप्थ ऑफ कैविटी बढ़ेगी तो रिटेंशन बढ़ती है। क्या बढ़ती है? रिटेंशन। और रेजिस्टेंस फॉर्म डिक्रीज होता है। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है, बट स्टिल इंक्रीज डेप्थ ऑफ कैविटी इज फॉर इंक्रीजिंग रिटेंशन फॉर्म। ठीक है, ये लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये आपको काम आएंगे। ये मैं बता ही चुका हूँ। ये इमेज आ जाए, ये इमेज आ जाए तो पूछें, बताओ ये कौन सा फॉर्म, कौन से फॉर्म को बता रही है? तो देखो यहाँ पे रेस्टोरेशन साउंड डेंटिन पे रेस्ट करती है, सफिशिएंट थिकनेस में है, तो प्रॉपरली ऑक्लूजल फोर्सेस डेंटिन को ट्रांसफर देंगी। यहाँ पे क्या है? फ्लैट पल्पल फ्लोर नहीं है, फोर्सेस इस कस्प पे लगी, ये कस्प थिकनेस ज्यादा है नहीं, यहाँ से ये कस्प फ्रैक्चर हो गया, तो इट रिजल्टेड इनटू फ्रैक्चर ऑफ दिस कस्प। दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस फॉर्म कॉम्प्रोमाइज हो गया। यहाँ पे क्या कॉम्प्रोमाइज हो गया? रेजिस्टेंस फॉर्म। अब ये क्वेश्चन है, which design feature does not contribute to primary resistance form? Box shaped cavity, rounded internal line angle, adequate thickness of restorative material, all are resistance feature. Occlusal convergence is retention feature। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म। रिटेंशन फॉर्म इज दैट, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ना सीधे डेफिनेशन ही आती है, कई बार डेफिनेशन उठा के डाल देंगे। प्राइमरी रिटेंशन इज that shape or form of the conventional preparation that resist displacement or removal of the restoration by tipping or lifting forces। टिपिंग और लिफ्टिंग फोर्सेस के कारण रेस्टोरेशन के डिस्प्लेसमेंट को जो बचाए, वो कैविटी के शेप को बोलते हैं रिटेंशन फॉर्म। रिटेंशन फॉर्म फॉर एमलगम क्या होता है? हमको पता है, पहला तो है ऑक्लूजल कन्वर्जेंस और दूसरा है डवटेल। डवटेल विल प्रिवेंट प्रॉक्सिमल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऑक्लूजल कन्वर्जेंस, ठीक है, ऑक्लूजल कन्वर्जेंस एंड डवटेल, ये दोनों है अमलगम के लिए। इनले के लिए क्या है? इनले के लिए टेपर है, 2 to 5 डिग्री टेपर, पैरेललिज्म ऑफ वॉल। ठीक है, और ऑक्लूजल डवटेल। कॉम्पोजिट के लिए पूछे तो कॉम्पोजिट में क्या करते हैं? माइक्रो मैकेनिकल बॉन्डिंग। माइक्रो मैकेनिकल बॉन्डिंग मतलब कि एचिंग एंड बॉन्डिंग जो होता है, एचिंग एंड बॉन्डिंग, ये दोनों मिलके क्या करते हैं? हमें प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म देते हैं। किसमें? किस केस में? कॉम्पोजिट के केस में। ठीक है, अमलगम के केस में अगर हम बॉन्डिंग एजेंट लगाते हैं 4 मेटा, तो वो वहां पे रेजिस्टेंस फॉर्म भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये मैं बता ही चुका हूँ, ये सब आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्लूजल कन्वर्जेंस,
अब ऑक्लूजल कन्वर्जेंस में बता चुका हूं, आपसे पूछेंगे मीडियल एंड डिस्टल वॉल ऑफ क्लास 1 कैविटी फॉर अमलगम हैव स्लाइट कन्वर्जेंस या स्लाइट डाइवर्जेंस। तो ये किस पर डिपेंड करता है? मीडियल, देखो ऑक्लूजल, फेशियल एंड लिंगुअल वॉल तो हमेशा कन्वर्ज रहेंगी, हमेशा कन्वर्ज रहेंगी फेशियल एंड लिंगुअल, ठीक है। लेकिन मीडियल एंड डिस्टल डिपेंड करती है थिकनेस ऑफ मार्जिनल रिज कितनी, 1.6। अगर 1.6 की मार्जिनल रिज की थिकनेस है तो आप स्लाइट कन्वर्जेंस दे सकते हो मीडियल एंड डिस्टल टू इंक्रीज रिटेंशन फॉर्म। लेकिन अगर मार्जिनल रिज 1.6 नहीं है तो आपको ये नहीं करना, ठीक है, आपको स्लाइट डाइवर्जेंस देना। तो इसलिए दोनों केस हो सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। फिर पूछा जाए केवो सरफेस एंगल कितना होना चाहिए अमेलगम के लिए? केवो सरफेस एंगल होना तो चाहिए बट जॉइंट 90 डिग्री, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 100 डिग्री, 100 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मार्जिनल अमेलगम कितना होना चाहिए मैक्स? मार्जिनल अमेलगम होना तो चाहिए 90 डिग्री, लेकिन कम से कम 80 डिग्री तक एक्सेप्टेबल है। अगर 80 डिग्री से भी कम मार्जिनल अमेलगम रहा तो इसका मतलब टू थिन अमेलगम है और वो फ्रैक्चर कर जाएगा अंडर ऑक्लूजल लोड, ठीक है। फॉर कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन हम क्या करते हैं? एचिंग एंड बॉन्डिंग। एचिंग से एक क्या होता है, एचिंग से माइक्रोपोरोसिटी बनती है एक तो, और मोर रेगुलर बॉन्डिंग होती है। सरफेस एरिया इंक्रीज होता है 2000 टाइम। ये एक डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें समझ में आएगा आपको, ठीक है। बाकी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। कास्ट मेटल के लिए कितना टेपर चाहिए? 2 to 5 डिग्री का, ठीक है। 2 to 5 डिग्री, या तो फ्रॉम द लाइन ऑफ ड्रॉ, मैं बताऊंगा क्या होता है ये, ठीक है, या तो फ्रॉम द लाइन ऑफ ड्रॉ 2 to 5 डिग्री, या फिर हम कहें वन वॉल पर, एक वॉल पे 2 to 5 डिग्री का टेपर चाहिए होता है, ठीक है। जब दोनों वॉल के, जैसे ये है अमेलगम जहाँ पे ऑक्लूजल कन्वर्जेंस है, ठीक है, और ये है इनले जहाँ पे ऑक्लूजल डाइवर्जेंस है। एक वॉल पे 2 to 5 डिग्री का डाइवर्जेंस है। तो जब ये दोनों टेपर को हम कन्वर्ज करेंगे तो ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस एंगल। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस एंगल। ये कन्वर्जेंस एंगल कितना हुआ? 4 to 10 डिग्री। तो आपसे पूछा जाए कन्वर्जेंस एंगल कितना होता है? 4 to 10 डिग्री, ठीक है। और ये होती है लाइन ऑफ ड्रॉ, जिस जिस एक्सिस के थ्रू तुम इस इनले को बार बार निकालोगे उसको कहते हैं लाइन ऑफ ड्रॉ। ऐसे निकालेंगे सीधा, तो लाइन ऑफ ड्रॉ से ये जो एक वॉल का एंगल इसको बोलते हैं एंगल ऑफ क्या कहते हैं, टेपर ऑफ, टेपर पर वॉल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। गिविंग अ रिटेंशन मींस एट द अपोजिट साइड ऑफ अ प्राइमरी रिटेंशन इज कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अब अगर हम बात करें, ये है इनले, ठीक है। तो ये एक्सियल वॉल है, यहाँ पे जिंजाइवल फ्लोर होगा और ये आपकी पल्पल फ्लोर है, ठीक है। तो क्या किया आपने? प्राइमरी रिटेंशन तो आपको मिल रही है किससे? ये टेपर से। अब आपने एडिशनल रिटेंशन के लिए क्या किया? ये जो सपोज आपका ये है पल्पल ऑक्लूजल बॉक्स और ये है प्रॉक्सिमल बॉक्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक छोटा बॉक्स और बना दिया, ठीक है। तो प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म तो आपका ये प्रॉक्सिमल बॉक्स और टेपर से आ था, उसके अपोजिट में आपने रिटेंशन के लिए ये बॉक्स बना दिया। तो एक और रिटेंशन का मीन देना एट अ डायरेक्शन अपोजिट टू द प्राइमरी रिटेंशन इज नोन एज रेसिप्रोकल। गिविंग अ रिटेंशन मीन्स एट द अपोजिट साइड ऑफ अ प्राइमरी रिटेंशन इज नोन एज रेसिप्रोकल रिटेंशन। ये याद कर लो, giving a means of retention at the opposite side of primary retention is called reciprocal retention. For example, giving an internal box opposite to proximal box. Proximal box के opposite side में occlusal box में आपने एक box बना दिया, इसको बोलेंगे reciprocal retention.
फिर आ जाता है कन्वीनियंस फॉर्म। कन्वीनियंस फॉर्म क्या होता है कि आपके इंस्ट्रूमेंट्स इजिली हर एंड ऑफ कैविटी पे जा सके, सो दैट आप वहां पे प्रिपरेशन कर सके और रेस्टोरेशन कर सको। ठीक है, convenience form is that shape or form of the preparation that provide for पहले तो adequate observation, accessibility, ease of operation in preparing and restoration of the tooth। फीचर्स क्या क्या हैं? ये जो अमेलगम में तो हम एक्सटेंशन कर रहे हैं 1/3 ऑफ इंटरकस्पल डिस्टेंस। ठीक है, दैट इज सफिशिएंट स्पेस टू गिव एक्सेस टू द इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद इन थोड़ा सा ऑक्लूजल डाइवर्जेंस जो दिया है किसमें, इनलेज में, वो भी क्या है कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं कन्वीनियंस फॉर्म को इंक्रीज कर रहा है। तो ऑक्लूजल डाइवर्जेंस ऑफ वर्टिकल वॉल इन क्लास 2 कास्ट रेस्टोरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वीनियंस फॉर्म। ठीक है, कई बार हम प्रॉक्सिमल कांटेक्ट एरिया को ब्रेक करते हैं, तो प्रॉक्सिमल कांटेक्ट एरिया जब हम ब्रेक करते हैं या एक्सटेंशन ऑफ द proximal preparation beyond proximal contact is also a proximal is also known as convenience form। अब आपसे ये क्वेश्चन है, which design feature contribute to convenience form? occlusal divergence। ठीक है, occlusal divergence will create a convenience form, very important। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं फाइनल स्टेप्स इन कैविटी प्रिपरेशन। ठीक है, अब फाइनल स्टेप्स इन कैविटी प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो फाइनल स्टेप्स कैविटी प्रिपरेशन क्या है? रिमूवल ऑफ एनी इन्फेक्टेड डेंटिन। अब आपने देखा, सपोज आपकी ये क्लास 1 कैविटी है, इसके फ्लोर पे है केरीज, आपने इनिशियल डेप्थ मेंटेन कर दी, लेकिन उसके बाद आपने देखा फ्लोर पे केरीज, तो आप इसको एक्सकेवेट आउट करोगे, इसको हटाओगे। ठीक है, उसके बाद आपने देखा ये पल्प है, अब देखना ये पल्प पे कितना क्लोजर है, तो इसे बोलते हैं रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस। ठीक है, तो आरडीटी सबसे बेस्ट बेस पूछा जाए किसी भी रेस्टोरेशन के नीचे, सबसे बेस्ट बेस क्या है? रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस। 2 mm ऑफ आरडीटी इज द बेस्ट बेस। ठीक है, पर अगर आरडीटी 2 mm ना हो, तो ग्रेटर देन 2 mm है, तो आपको नो बेस, किसी बेस की जरूरत नहीं है। आप क्या दोगे वहां पे? सिर्फ वार्निश, वार्निश लगा सकते हो। अगर 0.5 से 2 mm तक का आरडीटी है, तो आपको लगाना पड़ेगा बेस, और लेस देन 0.5 है तो आपको लगाना पड़ेगा लाइनर। ठीक है, ये कंसेप्ट ये कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, लेस देन 0.5 mm ऑफ आरडीटी है तो आपको लाइनर लगाना पड़ेगा, 0.5 to 2 mm तो आपको बेस लगाना पड़ेगा, ग्रेटर देन 2 mm तो आपको वार्निश लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ एनी रिमेनिंग इन्फेक्टेड डेंटिन इफ इंडिकेटेड, ये याद रखना कि पहले आपको सिर्फ इनिशियल डेप्थ तक जाना है। ठीक है, फेशियल एंड लिंगुअली आपको पूरी केरीज को रिमूव करना है, ऑल केरीज रिमूव करना है, लेकिन डेप्थ में इनिशियल डेप्थ तक जाना है। फाइनल स्टेप्स में आप फिर डेप्थ में और आगे बढ़ोगे। फिर जब डेप्थ में अब आपने सॉफ्ट केरीज को रिमूव करना है, फर्म लेदरी केरीज को रिमूव नहीं करना है। लेदरी केरीज को भी आप छोड़ दोगे, लीव कर दोगे, और उस पर कोई कैपिंग एजेंट लगा दोगे, सो दैट लेदरी शुड कन्वर्ट इनटू फर्म केरीज। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि ओल्ड फिलिंग कब रिमूव करनी है। ओल्ड फिलिंग तब रिमूव करनी है जब मार्जिन्स डिस्कलर हो जाए, मार्जिन कलर हो जाए। ठीक है, देयर इज अ गैप बिटवीन margin and the margin of the cavity and the restoration, discoloration of the margins हो जाए, या फिर restoration मूव कर रही है, या फिर restoration फ्रैक्चर हो गई, इन सब केसेस में आपको रिमूव करना है ओल्ड फिलिंग को।
फिर आ जाता है केरीज कंट्रोल टेक्निक। ये पूछ सकते हैं क्या होता है केरीज कंट्रोल टेक्निक। केरीज कंट्रोल टेक्निक क्या होता है, अगर सपोज एक मल्टीपल केरीज वाला बच्चा आ जाए आपके पास, रैम्पेंट केरीज का बच्चा आ जाता है और उसमें हाई केरीज एक्टिविटी है, तो आपको क्या करना है, केरीज कंट्रोल टेक्निक अपनानी है। केरीज कंट्रोल टेक्निक मतलब जितने भी सॉफ्ट केरीज है, इन्फेक्टेड केरीज है, उसको रिमूव करना है और उसको किसी ना किसी सेडेटिव ड्रेसिंग से क्लोज कर देना है। किससे? सेडेटिव ड्रेसिंग से। सेडेटिव ड्रेसिंग मतलब कि पल्प कैपिंग कर दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, या ZOE कर दो, ठीक है, इससे कर दो। फिर जो सब्सिक्वेंट विजिट्स हैं उसमें आप एक एक टूथ को परमानेंटली रिस्टोर करोगे। तो फर्स्ट सिटिंग में सारे के सारे केरीज हटा के फटाक से टूथ को रिस्टोर कर दिया, उसको तो बोलते हैं केरीज कंट्रोल टेक्निक। केरीज को कंट्रोल में फिर धीरे धीरे आप उसको एक एक टूथ को रिस्टोर कर रहे हैं। सॉफ्ट केरीज को या तो आप स्पून एक्सेटर से हटा सकते हो या फिर स्लो स्पीड राउंड बर। हार्ड केरीज को हमेशा हाई स्पीड बर से हटाओगे, हाई स्पीड बर से। राउंड स्टील बर एट वेरी लो स्पीड और राउंड कार्बाइड बर एट हाई स्पीड। तो कार्बाइड बर से तो आपको हाई स्पीड पे निकालना है हार्ड केरीज को, लेकिन स्टील बर अगर आप यूज कर रहे हो तो स्लो स्पीड पे निकालना है, ठीक है। सॉफ्ट केरीज को हमेशा स्लो स्पीड पे निकालना है, राउंड बर से निकालना है, ठीक है। तो ये फोटो दिखा रखी, राउंड बर से निकाल सकते हो या फिर स्पून एक्सपेक्टर से निकाल सकते हो। फिर पल्प प्रोटेक्शन का मैंने बता दिया है, RDT 2 mm है, दैट इज बेस्ट फॉर पल्प प्रोटेक्शन। अगर 2 mm है तो सिर्फ आप वार्निश लगाओगे। वार्निश कहाँ कहाँ लगा सकते हो? एमेलगम कैविटी में तो आप एमेलगम से की एमेलगम प्लेस करने से पहले वॉल पे लगा सकते हो वार्निश। कॉम्पोजिट, ZOE, GIC, इन तीनों में इंटरनल वॉल पे आप वार्निश नहीं लगाओगे, ठीक है, वार्निश नहीं लगाओगे। हाँ, लेकिन GIC में वार्निश एक जगह लगा सकते हो कि आपने कैविटी को GIC से भर दिया तो GIC के ऊपर वार्निश लगाया जा सकता है, एट द टॉप ऑफ द GIC वार्निश। कॉम्पोजिट में तो वार्निश लगाना ही नहीं है, ZOE में भी वार्निश नहीं लगाना है, ठीक है। अगर सपोज जैसे ये वाला केस है, ये केरीज इतनी एक्सटेंड कर गई अंदर कि ये RDT बच गया 1.5 to 2 नहीं 0.5 to 2 mm के बीच में। तो 0.5 to 2 mm के बीच में तो आप सिर्फ बेस लगा सकते हो, ठीक है। बेस RMGIC का बेस लगा सकते हो या फिर अपना जो जिंक फॉस्फेट है उसका बेस लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये और भी क्लोज ली जाए केरीज, सपोज इतना क्लोज ली जाए कि आपका पल्प एक्सपोज नियर अबाउट एक्सपोजर है लेस देन 0.5 mm है, तो आप अगर पल्प एक्सपोजर नहीं हो रहा है, नो पल्प एक्सपोजर बट RDT इज लेस देन 0.5, तो आपको लगाना पड़ेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लाइनर, ठीक है। और अगर पल्प एक्सपोजर हो गया तो आपको करनी पड़ेगी डायरेक्ट पल्प कैपिंग, DPC, या फिर आप कर सकते हो पल्पोटमी अगर पल्प एक्सपोजर हो जाता है तो, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस। एक बार ये इमेज आई थी एग्जाम में एम्स में और पूछा था ये क्या है, अंदर क्या है, तो ये क्या है, ग्रीन कलर का, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लाइनर है, ठीक है। उसके ऊपर क्या है, ये RMGIC का बेस और उसके ऊपर क्या है, रेस्टोरेशन। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ सीक्वेंस क्या है, तो लाइनर लगेगा किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, बेस लगेगा RMGIC, उसके ऊपर लगेगा बॉन्डिंग एजेंट और उसके ऊपर लगेगा कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन। तो सीक्वेंस पूछे ना कि भाई अगर एक कैविटी है जिसकी डेप्थ RDT रह गई 0.5 mm से कम, तो आप बताओ इनर टू आउटसाइड क्या क्या लगाओगे। तो सबसे इनर मोस्ट पोर्शन पे लगेगा लाइनर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लाइनर, उसके ऊपर बेस लगेगा RMGIC का, उसके ऊपर बॉन्डिंग एजेंट लगेगा और सबसे बाहर क्या रहेगा, कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एम्स एग्जाम में आया इसलिए। इफ रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस इज 0.5 mm, what is preferred under composite restoration? Low liner, calcium hydroxide, ZOE, varnish. ZOE is always contraindicated with composite.
वार्निश कब लगाना है? जब 2 mm का हो कम से कम। लेकिन कॉम्पोजिट के नीचे तो ये भी मना है। बच गया नो लाइनर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर 2 mm की थिकनेस होती है तो नो लाइनर, लेकिन यहाँ पे थिकनेस है RDT लेस देन 0.5, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही लगेगा। तो ये जो मैं बता चुका हूँ आपको, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, फिर आ जाता है सेकेंडरी रेजिस्टेंस एंड रिटेंशन फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे कम अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है सेकेंडरी रिटेंशन एंड रेजिस्टेंस फॉर्म। इनको इकट्ठे बोलते हैं क्योंकि जो भी अब मैं चीजें बताऊंगा वो बोथ रिटेंशन और रेजिस्टेंस बताते हैं। ये हर रेस्टोरेशन में जरूरत नहीं है रेजिस्टेंस और रिटेंशन फॉर्म की, स्पेसिफिक टाइप के केसेस में ही रेजिस्टेंस एंड रिटेंशन फॉर्म दिए जाते हैं, जैसे कि लार्ज प्रॉक्सिमल कैविटीज, क्लास 3 कैविटीज, क्लास 5 कैविटीज, क्लास 4 कैविटी, इनमें दिए जाते हैं। या तो प्रॉक्सिमल क्लास 2 लार्ज, या फिर इनलेज एंड ऑनलेज, या फिर कॉम्प्लेक्स अमलगम। जहां पे एडिशनल रेजिस्टेंस एंड रिटेंशन फॉर्म चाहिए वहां पे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया मैकेनिकल फॉर्म। मैकेनिकल फॉर्म में क्या हो गया, आपने दे दिया, मैं एक चीज बताऊंगा, लॉक्स, स्लॉट्स। ठीक है, लॉक और स्लॉट कहाँ देते हैं? अमेलगम में। लॉक्स और स्लॉट्स कहाँ देंगे? अमेलगम में। ठीक है, फिर आ जाती है ग्रूव्स, फिर आ जाते हैं कर्व्स। ग्रूव्स और कर्व्स देते हैं कॉम्पोजिट में भी देते हैं, इनलेज में भी देते हैं। इनलेज में कौन से देंगे? ग्रूव्स देंगे, लेकिन कैसे देते हैं ये सब बता दूं। ठीक है, और फिर आता है ग्रूव्स का, फिर आता है स्कर्ट्स, कॉलर, स्कर्ट, कॉलर। ये कहाँ देंगे? इनले एंड ऑनले। इनलेज में सिर्फ स्कर्ट्स देते हैं, ऑनलेज में स्कर्ट्स एंड कॉलर दोनों देते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब लॉक्स क्या होते हैं बेसिकली? ठीक है, तो पहले तो मैं आपको एक, अगर हम किसी टिप को हॉरिजॉन्टली काट दें और ऑक्लूजल शेप से देखें, तो सपोज ये प्रॉक्सिमल बॉक्स है आपका। ठीक है, और ये क्या है आपकी? एक्सियल वॉल। ठीक है, ये ऑक्लूजल वॉल है, ये ऑक्लूजल बॉक्स है, ये प्रॉक्सिमल बॉक्स है। ठीक है, तो लॉक्स क्या होता है? लॉक्स बेसिकली ऐसा है कि ये जो है, ये मान लो फेशियल है, ये लिंगुअल है। फेशियल, एक्सियल, लिंगो, एक्सियल, ये जो दो लाइन एंगल है इन पे दिए जाते हैं। क्या क्या दिए जाएंगे? फेशियो एक्सियल या लिंगो एक्सियल लाइन एंगल पे, ऑलवेज एट द एक्सपेंस ऑफ फेशियल एंड लिंगुअल वॉल। तो एक्सटेंशन दी जाएगी ऐसे, फेशियल एंड लिंगुअल, ऑलवेज गिवन इनसाइड डीजे। डेंटिनो इनेमल जंक्शन, मतलब डेंटिन में जाएगा, और कभी भी इनेमल में नहीं जाएंगे लॉक्स। कहाँ दिए जाएंगे? इनसाइड डीजे या डेंटिन दिया जाएगा। कितना? 0.5 mm इनसाइड डीजे। डेंटिन के एटलीस्ट 0.2 to 0.3 mm इनसाइड देंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? लॉक्स। और लॉक्स इस तरीके से देने हैं कि जैसा एक्सटर्नल सरफेस का कंटूर है ऐसा ही कंटूर एक्सियल वॉल का हो जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉक्स। किए जाते हैं अमेलगम के लिए। अगर हम वर्टिकल सिनेरियो में देखें, समझो ये आपका ऑक्लूजल बॉक्स है, ये टूथ स्ट्रक्चर है, ये जिंजाइवल फ्लोर है। ठीक है, ये एक्सियल वॉल है, ये ऑक्लूजल, ये पल्पल वॉल है। ठीक है, तो अगर मैं फेशियल करूं तो इस तरफ फेशियल होगी, दूसरी तरफ होगी लिंगुअल वॉल। तो ये जो लॉक्स दिए जाएंगे
वो थ्रू आउट द लेंथ भी दे सकते हैं या फिर सिर्फ ऑक्लूजल बॉक्स के इधर भी दे सकते हैं। ठीक है, जितना देंगे उतना ही रिटेंशन इंक्रीज करेगा ये। तो एक हो गया प्रॉक्सिमल लॉक्स जो मैंने बताया। दूसरा होता है स्लॉट। स्लॉट में क्या करते हैं, स्लॉट में ये लॉक्स तो हैं, लॉक्स के साथ साथ आप पूरा ये जिंजाइवल फ्लोर पे भी आप जाओगे। ठीक है, और डेप्थ इसकी 0.5 mm। ठीक है, तो स्लॉट्स इज जस्ट लॉक्स की एक्सटेंशन है थ्रू आउट द जिंजाइवल। बिल्कुल जैसे लॉक्स देते हैं उसी की एक्सटेंशन कर दो, जिंजाइवल फ्लोर पे भी आपने एक ग्रूव बना दी, तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल स्लॉट्स। अब जैसे ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है डीजे का, ये एक्सियल वॉल है। ठीक है, ये प्रॉक्सिमल वॉल है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये इस एरिया में ये जो एक्सटेंशन करी है, ये इन्होंने कोशिश करी कि ये इन्होंने स्लॉट्स दे दिए। ये क्या दे दिए, स्लॉट्स। कितना है ये, 0.2 mm फ्रॉम डीजे, या कहें 0.2 mm इनसाइड डीजे। ठीक है, वहीं पे जब ये लॉक्स को अगर हम जिंगल फ्लोर पे भी चले जाएं, ठीक है, ये अब पहले क्या थे लॉक्स, ये सिर्फ लॉक्स, अगर हम इसको जिंजाइवल फ्लोर पे भी एक्सटेंड कर दें तो उसको पूरे को क्या बोल देंगे, स्लॉट। स्लॉट्स के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो है डेप्थ, डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 0.5 mm इनसाइड डेंटिन या डीजे। 0.5 mm की डेप्थ होनी चाहिए स्लॉट की। दूसरा है डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसा है, ये जैसे मान लो फेशियल है, ये लिंगुअल, तो इट शुड बी डायरेक्टेड फ्रॉम लिंगुअल टू फेशियल वॉल। लिंगुअल से फेशियल वॉल पे डायरेक्ट होगा, यहाँ से शुरू करना है और इसको रोटेट करते हुए जाना है ऐसे, और जो इसकी मूवमेंट हो रही है जिस डायरेक्शन में उसको बोलते हैं डायरेक्शन। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज है, डेप्थ, इनिशियल डेप्थ, डेप्थ है 0.5 mm की, फिर एंगुलेशन या इंक्लिनेशन, ये इसकी एंगुलेशन है फ्रॉम लिंगुअल सरफेस टू फेशियल सरफेस, और तीसरा है इसका ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन डायरेक्शन फ्रॉम फेशियल टू लिंगुअल, जो भी है ये। अब देखो इन्होंने एक स्लॉट बनाने के लिए इस तरीके से इंक्लाइन किया और फिर इसको ट्रांसलेट किया। जिंजाइवल फ्लोर पे भी ग्रूव आएगी, इधर भी ग्रूव आएगी, इधर भी। तो ये एक तरीके से लॉक, अगर हम इसको ऑक्लूजन फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा लॉक। ठीक है, तो ये लॉक और ग्रूव्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, प्रॉक्सिमल स्लॉट, लॉक्स और स्लॉट दोनों किस लिए दिए जाते हैं, अमेलगम के लिए। स्लॉट्स की 3 चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, इंक्लिनेशन या एंगुलेशन, ट्रांसलेशन एंड डेप्थ। ये सब कहाँ देनी है, डेंटिन में देनी है। कौन से लाइन एंगल पे देनी है, फेशियो एक्सियल लाइन एंगल पे या लिंगुओ एक्सियल लाइन एंगल पे। ठीक है, ऑलवेज इनसाइड डेंटिन। लॉक्स कितने होने चाहिए, 0.2 mm इनसाइड डेंटिन। स्लॉट की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 0.5 mm इनसाइड डेंटिन। इनेमल में नहीं देना है। ठीक है, ये तो हो गई क्लास 2 के लिए। अब हम चलते हैं क्लास 3 एंड क्लास 5। ठीक है, तो क्लास 3 की बात करें तो हम, ये है आपकी क्लास 3। क्लास 3 के प्रॉक्सिमल सरफेस में ऐसा बनता है। ठीक है, आपसे ये पूछे कि बेस ऑफ द कैविटी क्या है क्लास 3 का। क्लास 3 का बेस हमेशा एक्सियल वॉल होगी। ये जो एक्सियल वॉल होती है ये बेस होता है, ना कि जिंजाइवल वॉल। ठीक है, एक्सियल वॉल इज ऑलवेज द बेस। फिर पूछा इसमें रिटेंशन फीचर क्या क्या दिए जाते हैं, इसमें दिए जाते हैं ग्रूव्स एंड कर्व्स। ग्रूव्स हमेशा लाइन एंगल पे दी जाती हैं। कहाँ दी जाती हैं, लाइन एंगल पे। कर्व्स कहाँ दिए जाते हैं, कर्व्स हमेशा दिए जाते हैं पॉइंट एंगल पे। ठीक है, तो जैसे अभी ये हम देख रहे थे, ये हमने स्लॉट बनाया था। सपोज अगर इसी को हम और डेप्थ में ले जाएं, ऐसे यहाँ पे भी डेप्थ में जाए, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल ग्रूव।
क्या बोलेंगे, वर्टिकल ग्रूव। ये दी जाती है इनलेज में। इनलेज में ये इनलेज को और अच्छी रिटेंशन देते हैं, प्रॉक्सिमल रिटेंशन। इनलेज की प्रॉक्सिमल रिटेंशन को इंक्रीज करते हैं। वाइडर इनलेज हो उसमें हेल्प करते हैं ये वर्टिकल ग्रूव। वहीं पे जब हम क्लास 3 कैविटी की बात करते हैं तो क्लास 3 कैविटी में क्या होता है, ये तो एक्सियल वॉल हो गई, ये जिंजाइवल वॉल हो गई, ये फेशियल हो गई, मान लो ये लिंगुअल हो गई। तो लाइन एंगल हमारे पास कौन कौन से रह गए, एक लाइन एंगल तो ये हो गया, एक लाइन एंगल ये हो गया, एक ये। तो इन 3 लाइन एंगल पे दे सकते हैं। तो रिटेंशन इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे क्लास 3 कैविटीज में, ये जो जिंजाइवल लाइन, जिंजाइवो एक्सियल लाइन एंगल है, इस पे हम क्या देंगे, ग्रूव्स। तो हमारी ईज के लिए हम देते हैं जिंजाइवल पे या इंसाइजल पे। यहाँ पे इंसाइजल तो है ही नहीं, तो जिंजाइवल पे देंगे ग्रूव्स। ठीक है, पहली चीज तो। और क्लास 3 में और क्लास 5 में हमेशा हॉरिजॉन्टल ग्रूव दी जाती है। वर्टिकल ग्रूव्स कहाँ दी जाती हैं, क्लास 2 इनलेज में। वर्टिकल ग्रूव दे जाएंगे क्लास 2 इनलेज में। हॉरिजॉन्टल ग्रूव्स कितनी कहाँ दी जाएंगे, क्लास 5 में। इनकी जो डेप्थ होती है वो सेम है, वही 0.2 mm इनटू द डेंटिन। डेंटिन में देना है 0.2 mm देना है, यही है। तो ये जब इसको बनाएंगे तो इतना ये डेंटिन के अंदर एक्सटेंड कर जाएगा ग्रूव। तो इस ये वर्टिकल ग्रूव कहाँ दी, इनले में। हॉरिजॉन्टल कहाँ दी, क्लास 3 में। वहीं पे अगर ये क्लास 5 होती तो ऐसा दिखने को होती। ठीक है, क्लास 5 में ये एक्सियल वॉल है, तो ये यहाँ पे ग्रूव दे दी। आप यहाँ भी दे सकते हो ऑक्लूजल में भी, पर हमारे लिए कन्वीनियंट कौन सी है, ये। एक तो कन्वीनियंट भी है, ऊपर से एक और रीजन है, थिनर इनेमल कहाँ होता है, सर्वाइकल पोर्शन में, जिंजाइवल पोर्शन में। तो थिनर इनेमल जहाँ होगा, या हम कहें जहाँ पे मार्जिन सीमेंटम पे है, वहीं पे तो हमें एडिशनल रिटेंशन चाहिए ना, वहीं पे हमें एडिशनल रिटेंशन चाहिए। इसलिए हम जिंजाइवल फ्लोर पर ग्रूव्स देंगे, सो दैट एडिशनल रिटेंशन हम ले सके। क्योंकि या तो आपकी रूट या तो आपकी मार्जिन रूट सरफेस पे एक्सटेंड कर रही है ऑन सीमेंटम, या फिर वहाँ पे इनेमल इतना थिन है कि बॉन्डिंग उतनी अच्छी हो ही नहीं पाएगी। इफेक्टिव बॉन्डिंग के लिए इनेमल की मार्जिन थिक चाहिए। ठीक है, तो इसलिए एडिशनल रिटेंशन ग्रूव्स कहाँ बनाया जाएगा, जिंजाइवल फ्लोर पे। ठीक है, फिर एक आ जाता है कर्व्स। कर्व्स क्या होता है, कर्व्स मतलब कि स्मॉल कोमा शेप। ठीक है, तो ये जो है इसको बोलते हैं कर्व्स। ये क्या है, कर्व्स। हमेशा कहाँ दिए जाएंगे, इंसाइजल पोर्शन पे। ठीक है, कर्व्स कहाँ दिए जाएंगे, इंसाइजल पोर्शन पे। और वैसे कर्व्स हमेशा कहाँ दिए जाते हैं, पॉइंट एंगल पे। ठीक है, तो क्लास 3 में पॉइंट एंगल कौन कौन से हैं, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, ये है। ये तो आपने ग्रूव दे दी, तो बच गया कौन सा, ये। तो बेटर कौन सा रहेगा, इंसाइजल पे कर्व्स दो हमेशा। तो ये आपसे क्वेश्चन आता है कि कर्व्स कहाँ दोगे, कर्व्स हमेशा इंसाइजर्स पे देंगे। ऐसे क्लास 5 में कर्व्स कहाँ दोगे, यहाँ पे दोगे। क्लास 5 की वॉल्स कैसे होंगे, डाइवर्जेंट होंगे हमेशा। तो ग्रूव्स, हॉरिजॉन्टल ग्रूव्स दिए जाते हैं क्लास 4 और क्लास 5 में, और दोनों की दोनों कहाँ दी जाएंगी, लाइन एंगल पे देंगे, वो भी जिंजाइवल लाइन एंगल पे। यहाँ पे क्लास 5 में जिंजाइवल पे भी दे सकते हैं और इंसाइजल पे भी दे सकते हैं। ठीक है, और जो पॉइंट एंगल पे जो आप दोगे उसको क्या बोलते हैं, कर्व्स। ये कर्व्स, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं थोड़ा इमेज पे। रिटेंशन ग्रूव्स ऑफ क्लास 5 प्रिपरेशन इज मेड ऑन द फॉलोइंग लाइन एंगल्स। क्लास 5 जैसा मैंने बताया आपको, ग्रूव्स हमेशा लाइन एंगल पे दोगे तो एक जिंजाइवल होगी, एक इंसाइजल होगी। तो जिंजाइवो एक्सियल और इंसाइजो एक्सियल। किससे करोगे, नंबर 1/4 राउंड बर। कौन सा बर यूज करते हैं ग्रूव्स बनाने के लिए, 1/4 राउंड बर। ठीक है, 1/4 राउंड बर का डायमेंशन आपको पता है कितना होता है, 0.25 mm। तो पूछा जाए कितना डेप्थ होना चाहिए, 0.2 mm इनटू डेंटिन, ये इसकी डेप्थ होनी चाहिए। ये क्या है, ये स्लॉट है, इमेज बना रखी है, क्या है, स्लॉट।
which is not a determinant of proximal lock in class 2 amalgam. Position, हाँ जी, कहाँ पे होनी चाहिए? फेशियो एक्सियल लाइन एंगल या लिंगो एक्सियल लाइन एंगल पे, ऑलवेज इन फेशियल एंड लिंगुअल वॉल के एक्सपेंस पे होनी चाहिए, इनसाइड डेंटिन होनी चाहिए। डेप्थ, हाँ जी 0.5 mm की डेप्थ होनी चाहिए। लेंथ इज नॉट डिटरमिनेटेड। ट्रांसलेशन, हाँ जी ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए? फ्रॉम लिंगुअल टू फेशियल ट्रांसलेट, ठीक है। पोजीशन, ट्रांसलेशन, डेप्थ एंड ऑक्लूजर जिंजाइवल ओरिएंटेशन, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक और डिटरमिनेंट ऑफ प्रॉक्सिमल लॉक्स हैं फॉर अमेल्गम। आइडियल डेप्थ ऑफ रिटेंशन कर्व इन क्लास 5 प्रिपरेशन, 1/4 साइज का राउंड बर यूज करना है, तो 1/4 साइज के राउंड बर की जो डेप्थ होगी वही डेप्थ है क्लास 5 प्रिपरेशन के कर्व्स की, ठीक है। अगर हम पिंस और स्लॉट रेस्टोरेशन की बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट ठीक लग रहा है तुमको? पिंस आर मोर कंजर्वेटिव देन स्लॉट्स, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्लॉट्स में तो काफी टाइम फेशियल से लिंगुअल सरफेस तक का टूथ स्ट्रक्चर रिमूव होता है। पिन कॉजेस लेस टूथ माइक्रो फ्रैक्चर देन स्लॉट, ये भी ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। पिन हैव लेस चांसेस ऑफ पल्प एक्सपोजर, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। पिन हैव लेस चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फ्लेमेटरी पल्प रिस्पांस एज कंपेयर्ड टू स्लॉट, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट। तो कौन सा स्लाइड स्टेटमेंट? पहला, पिन आर मोर कंजर्वेटिव देन स्लॉट्स। तो मोर टूथ स्ट्रक्चर इज रिमूव्ड फॉर स्लॉट प्रोटेक्शन एज कंपेयर्ड टू पिन्स, ठीक है। But pins have more chances of creating dentinal microfracture, pulpal perforation और irreversible pulpal damage, तो इसलिए हमारा आंसर जाएगा 1। ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। समझ में आया सबको ये बात? इसके जब आज एमसीक्यू लगाओगे ना प्रिंसिपल ऑफ टूथ प्रिपरेशन टॉपिक से, तो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे डाउट्स। फिर इसके बाद आपको एक्सटर्नल फिनिश करना है, उसके बाद क्लीनिंग, इंस्पेक्टिंग और रेस्टोरेशन ऑफ द मटेरियल। अब जैसे ये है वो डायग्राम जिसमें मैंने बताया स्ट्रॉन्गेस्ट इनेमल मार्जिन, स्ट्रॉन्गेस्ट इनेमल मार्जिन इन ऑक्लूजल सरफेस, तो ये है कैविटी साइड में शॉर्ट इनेमल रॉड रेस्टिंग ऑन साउंड डेंटिन, और ये फुल लेंथ इनेमल रॉड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट इनेमल। क्लास 5 में फुल लेंथ इनेमल रॉड, दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मार्जिन। ये दोनों स्टेटमेंट पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए चाहिए इसको। फिर फिनिशिंग कर दी एक्सटर्नल वॉल्स की। अमेलगम में 90 डिग्री का बट जॉइंट होना चाहिए, कॉम्पोजिट में बेवलिंग होनी चाहिए 30 to 40 डिग्री की। ये एक डायग्राम है कि हमें बेवलिंग क्यों करनी है। अगर हम बेवलिंग नहीं करते और एचिंग करते हैं तो ये ऐसे इरेगुलर सी माइक्रोपोर्सिटी क्रिएट होती है, लेकिन अगर हमने बेवलिंग देके एचिंग की तो सिर्फ इसी इनेमल रोड पे इतनी अच्छी स्मूथ माइक्रोपोर्सिटी क्रिएट होगी, मोर इफेक्टिव एचिंग बॉन्डिंग होगी। इसलिए बेवलिंग के साथ बॉन्डिंग करने का फायदा है, बेवलिंग के साथ एच। तो बेवलिंग इंक्रीजेस रिटेंशन फॉर्म इन केस ऑफ कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट में बेवलिंग सिर्फ अनसपोर्टेड इनेमल को हटाने के लिए नहीं है, मोर बेटर एचिंग भी प्रोड्यूस करता है, इसलिए यहाँ पे रिटेंशन फॉर्म को इंक्रीज कर रहा है बेवलिंग कॉम्पोजिट के केस में। फिर फाइनल प्रोसीजर है क्लीनिंग, इंस्पेक्टिंग, वार्निश, कंडीशनिंग एंड फिलिंग। ये क्लास 1 कैविटी है आइडियल। अब ये क्वेश्चन बताओ, while restoring a quadrant of class 2 amalgam restoration, क्लास 2 amalgam restoration बना रहे हो आप, तो आपको क्या ध्यान रखना है? Matrix band applied on alternate preparation, extensive tooth preparation are restored altogether, teeth with the larger box are restored.
बताओ। तो ये याद कर लो ये पूरी एक्सप्लेनेशन। When several teeth are to be restored, they are usually treated by quadrant. जब कई दांत हो एक साथ रेस्टोरेशन के लिए तो एक एक क्वाड्रेंट को हमें ट्रीट करना होता है ताकि हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो और चेयर साइड टाइम कम हो। इस टाइप को बोलते हैं क्वाड्रेंट डेंटिस्ट्री। तो क्वाड्रेंट डेंटिस्ट्री में क्या होता है कि हम क्या करेंगे, हर अल्टरनेट टिथ पे मैट्रिक्स बैंड लगा देंगे हमेशा। इट इज परमिसिबल टू अप्लाई मैट्रिक्स बैंड ऑन अल्टरनेट टीथ एंड रिस्टोर टीथ 2 टीथ एट अ टाइम। मतलब क्या करो, एक ये दांत है जिसमें डिफेक्ट है, एक साइड वाला दांत है जिसमें डिफेक्ट है, तो आपको क्या करना है, अल्टरनेट टीथ पे मैट्रिक्स बैंड लगा देना है। 2 दांतों को एक साथ रिस्टोर करना है एक क्वाड्रेंट के। पहली चीज तो ये, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रिपरेशन में नीड टू बी रिस्टोर्ड 1 एट अ टाइम। अगर बड़ी प्रिपरेशन है वो एक बारी में एक ही करनी है। तो ये जो स्टेटमेंट है एक्सटेंसिव टूथ प्रिपरेशन आर रिस्टोर्ड ऑल टुगेदर, नहीं, एक्सटेंसिव टूथ प्रिपरेशन सिर्फ एक ही करनी है, 1 एट अ टाइम करनी है, 1 एट अ टाइम करना है, ठीक है। टिथ विद अ लार्जर बॉक्स आर रिस्टोर, नो, स्मॉलर बॉक्स वाले पहले रिस्टोर करना है। स्मॉलर बॉक्स नीड टू बी रिस्टोर्ड फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि अगर मार्जिन इन फर्स्ट पहले अगर आपने बड़ा बॉक्स रिस्टोर कर दिया तो मार्जिन इनएक्सेसिबल हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स बैंड इज अप्लाइड ऑन अल्टरनेट प्रिपरेशंस, ये ट्रू स्टेटमेंट है। पहले स्मॉलर बॉक्स को रिस्टोर करना है, बाद में बड़े बॉक्स को रिस्टोर करना है। एक्सटेंसिव प्रिपरेशन अगर करनी पड़ रही है तो एक ही टूथ को एक बार रिस्टोर करो। Which precaution should be taken for tooth preparation of an amalgam in class 2 of maxillary premolar? कह रहे हैं कि अगर maxillary premolar है और उसमें आप class 2 प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना है। प्रॉक्सिमल बॉक्स प्रिपेयर्ड बिफोर ऑक्लूजल, ये गलत स्टेटमेंट है। हमेशा ऑक्लूजल पहले बनता है, बाद में प्रॉक्सिमल बनता है। लिंगुअल टिल्ट ऑफ बर्र टू प्रिवेंट पल्प एक्सपोजर, ये किसके लिए करना पड़ता है, मैंडिबुलर प्रीमोलर के लिए करना पड़ता है। किसके लिए करना पड़ता है, मैंडिबुलर प्रीमोलर। मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर होता है जिसमें लिंगुअल टिल्ट करना पड़ता है। ऑक्लूजो जिंजाइवल प्रिपरेशन ऑफ फेशियल वॉल ऑफ मीजियल बॉक्स शुड बी पैरेलल टू द longitudinal axis. Occlusal gingival preparation of facial wall of mesial box should be parallel to the longitudinal axis. तो इसमें ये कह रहा है इसमें ये कह रहा है कि ये जो सपोज ये प्रीमोलर है, ठीक है, ये क्लास 2 है। ये कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, ये जो फेशियल वॉल है, ठीक है, इसको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। ये मीजियल, इसकी फेशियल वॉल को ऐसे प्रिपेयर करना है कि ये जो एरिया है occlusal gingival extension of this facial wall that should be parallel to the longitudinal axis, ठीक है, ये longitudinal axis के पैरेलल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लिए पैरेलल, क्योंकि ये जो मीजोफेशियल पोर्शन है ये एस्थेटिकली प्रोमिनेंट होता है इसलिए, ठीक है। सो ऑक्लूजो जिंजाइवल प्रिपरेशन फॉर द फेशियल वॉल, ऑक्लूजो जिंजाइवल प्रिपरेशन ये जो ग्रीन में दिखा रहा है ऑफ द फेशियल वॉल ऑफ द मीजर बॉक्स should be parallel to the longitudinal axis of the tooth to minimize display of amalgam, ठीक है। ये ऑक्लूजो ये पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होना चाहिए टूथ का, सो दैट अमलगम आपको वहां पे विजिबल ना हो। ये है
occlusal gingival preparation of facial wall of mesial back should be parallel to the longitudinal axis. ठीक है, ना कि कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट नहीं होगा, पैरेलल होगा आपका, ये है इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इन कैविटी प्रिपरेशन केवो सरफेस मार्जिन विल बी अ जंक्शन बिटवीन, इन कैविटी प्रिपरेशन कैविटी और सरफेस की मार्जिन क्या होता है? ये कैविटी का मार्जिन है, ये सरफेस है, तो कैविटी वॉल या फ्लोर एंड एडजेसेंट टू सरफेस, इन दोनों के बीच का जो होगा उसको बोलते हैं केवो सरफेस मार्जिन। तो इसका आंसर ए। टॉयलेटिंग ऑफ कैविटी इज removal of the debris by washing with the water. Most common fracture seen in amalgam restoration is at isthmus area. Isthmus area कौन सा होता है? ये occlusal box है, ये axial wall है, ये gingival। तो ये जो जंक्शन है axial और proximal box का, या फिर हम ऊपर से देखें तो ये डवटेल, ये proximal box आपका, तो ये जो narrowest portion है इसको बोलते हैं isthmus। ठीक है, ये isthmus सबसे narrowest portion होता है, यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है। अगर ये एक तो ये पल्पल एंगल राउंडेड नहीं हो, शार्प हो, तो भी फ्रैक्चर हो जाता है। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर सीन इन अमलगम रेस्टोरेशन इज एट isthmus एरिया। फिर जीवी ब्लैक कंक्लूडेड दैट फॉलोइंग एरिया ऑफ द टूथ सरफेस आर रिलेटिवली नॉन सेल्फ क्लींजिंग। नॉन सेल्फ क्लींजिंग कौन से एरिया होते हैं? पेटेंट फिशर्स आर द नॉन सेल्फ क्लींजिंग एरिया। फिर आ जाता है क्लास 3 अमलगम रेस्टोरेशन आर यूजुअली प्रिपेयर्ड ऑन। क्लास 3 अमलगम, सोचो क्लास 3 मतलब प्रोक्सिमल सरफेस पे। अगर ये क्लास 3 amalgam preparation are usually done in distal surface of canine। ठीक है, डिस्टल सरफेस ऑफ कैनाइन, कैनाइन के मीजियल सरफेस से लेके एलआई हो या सेंट्रल इंसाइजर हो, इसमें अमलगम नहीं करोगे क्योंकि वो एस्थेटिकली अनप्लीजेंट है। तो वहां पे आप क्या करोगे? कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन। तो क्लास 3 amalgam restoration are usually prepared on distal surfaces of canine। distal surfaces of canine, very important question, इस पे आपको कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसी के साथ आपका प्रिंसिपल ऑफ टूथ प्रिपरेशन खत्म हो गया। अब आपका बचा है इनले, डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड, ये दो टॉपिक। ठीक है, ब्रॉडली, और थोड़ा सा कॉन्टेक्ट्स के ऊपर आएगा ये मैट्रिक्स बेंड एंड वेजेस एंड रबर डैम। ये हम कल कवर करेंगे सारे के सारे, इनले, डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड, मैट्रिक्स बेंड एंड वेजेस, टुमारो, कल करेंगे हम ये। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। और कल की जो क्लास होगी, कल की सॉरी आज का जो पढ़ाया है, इसको देखो, ये थोड़ा सा ना विजुअल ज्यादा है, आप इसको जितना बुक से देखोगे उतना बेटर है। तो हो सके तो स्टडमेंट बुक से आप डायग्राम देखो और समझो इसको। दूसरा है, आप जितने एमसीक्यूज लगाओगे डेंटल पल्स बुक से, उतना ही आपको ये टॉपिक क्लैरिफाई होगा। तो प्लीज गो एंड रिवाइज इट एज सुन एज पॉसिबल, सो दैट आपके जो दिमाग में ये चीजें परमानेंट मेंटेन रहे। ठीक है, तो आज का सेशन अभी खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, इसका क्लास 5 वो कैविटी प्रिपरेशन की इनिशियल डेप्थ समझा देंगे आप फिर से? किसकी क्लास 5 कैविटी इनिशियल डेप्थ। क्लास 5 की इनिशियल डेप्थ बताता हूँ। क्लास 5 कैविटी बनती है जिंजाइवल सरफेस पे। ये तो हो गया फेशियल से देख रहे हो आप तो, ठीक है। अगर आप इसको प्रोक्सिमल सरफेस से देखो, ये आपका फेशियल सरफेस है, ठीक है, तो स्क्रीन इज और नॉट ये आपका विजिबल। लिंगुअल, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, एक मिनट रुको। हाँ, ये आपका फेशियल सरफेस है
से टूथ का, ठीक है, ये लिंगुअल सरफेस है। और यहाँ पे आपने बनानी है क्लास 5 रेस्टोरेशन, ठीक है। ये है आपका पूरा इनेमल। इनेमल यहाँ पे थिक होता है, धीरे धीरे ये थिन होता जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ बनानी है क्लास 5 रेस्टोरेशन, सपोज ये बनानी है क्लास 5, क्लियर है। तो क्लास 5 अगर हम एक्सटर्नल सरफेस से बात करें, यहाँ से बात करें, तो ये है 1.25 से लेके 0.8 mm। ये जो डेप्थ है यहाँ पे ये है 0.8 mm, ये जो है ये है 1.25 mm फ्रॉम दिस एक्सटर्नल सरफेस, ठीक है। क्लियर है ये बात? यस सर। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इनेमल की थिकनेस है ज्यादा। लेकिन अगर हम कहें इनसाइड DEJ, ये जो लाइन है, ये जो ग्रीन में अंदर की तरफ है, ये क्या है? DEJ। अगर हम कहें इनसाइड DEJ, तो ये इनसाइड है 0.5 mm और ये इनसाइड है 0.75 टू 0.8 mm। अगर यहाँ पे कोई एमल नहीं है तो 0.8 mm, अगर थोड़ा सा एमल है तो 0.75। समझ में आया? ओके सर, थैंक यू सर। इनसाइड DEJ कोई कहे तो बोलोगे आप 0.5 टू 0.8 mm। 0.5 इंसाइजली, 0.8 सर्वाइकली। इनसाइड DEJ की बात करें तो एक्सटर्नल सरफेस से बात करेंगे तो ये 1.25 और ये 0.75 टू 0.8 mm, ठीक है। सेम यही क्लास 3 के लिए भी होता है, सेम ऐसा ही कंसेप्ट क्लास 3 के। तो आपको ये देखना है कि वो एक्सटर्नल सरफेस से पूछ रहा है या डेंटिनो एनेमल जंक्शन से पूछ रहा है कि ये DEJ से पूछे, ये एक्सटर्नल सरफेस से पूछे, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? यस सर। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय।